तो सबसे पहले गोइटर। देखें जी, गोइटर का मतलब होता है इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। गोइटर का क्या मतलब है आपका? एक तरह का इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, इसको हम कहते होते हैं आपके एक तरह का गोइटर। आप देखें कि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एंटीरियर नेक के ऊपर होता है, नेक के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपने कई खुद अपनी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में कई ऐसे बंदे देखे होंगे गोइटर वाले, जिनकी गर्दन के ऊपर एक तरह का एक मास सा बना होगा या लंप बना होगा। देखे हुए कि नहीं देखे? जो आम बाहर कहीं भी जाएं तो वहां पर क्या होता है कि कई बंदे आपने जिंदगी में कोई ऐसा बंदा लाजमी देखा होगा कि जिसकी गर्दन के सामने एक तरह का सामने मास सा बना होता है, या एक बाहर हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं लंप, और जो मास सा बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का गोइटर कहते हैं, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने देखा, आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया, और आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है। वो जैसे आया, उस पेशेंट ने एक तरह का क्या किया कि आपके पास आता है, आप उसको देखते हो कि उसके नेक के ऊपर एक मास सा बना हुआ है, उसकी गर्दन के ऊपर एक मास है, ठीक हो गया। आपको लगा कि इसको गोइटर है, लेकिन हमने अब इसको कंफर्म करना है कि हाँ जी जनाब ये गोइटर है या नहीं है। तो आप इसके लिए काम करते होते हो, ठीक है। आप उसको क्या काम करते हो? नंबर वन, कि आप लोगों ने, ठीक हो गया, आप लोगों ने उसको एक गिलास पानी का देना है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है? एक तरह का एक गिलास पानी का देना है। आप जब उसको एक गिलास पानी का दोगे ना, जब वो पानी पिएगा ना, तो उसकी जो गर्दन के सामने जो गिल्टी सी है, जो लंप सा है, जिसको मैंने कहा था ग्लैंड होता है, वो मूव करेगा। वो करेगा एक तरह का मूव करेगा। तो जब आपने उसको पानी दिया, वो क्या हुआ? एक तरह का मूव किया। तो इसको आपने क्या कहना है? मूव्स अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब आप कोई चीज स्वेलो करते हो तो वो क्या करेगा? एक तरह का मूव करेगा, यानी कि इवन ताकि आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल जब वो खाना खा रहा होगा ना, तो खाना खाते हुए ना, तो उसका जो लंप होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, हरकत करेगा। लेकिन उसी बंदे को जब हम ये कहेंगे ना कि आप इस तरह करें कि अपनी जुबान बाहर निकालें, तो जुबान बाहर निकालने पे वो मूव नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं एक तरह का गोइटर। मेरी बात को दोबारा सुन लें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसकी गर्दन के सामने एक बड़ा सा मास सा बना हुआ था, लैंप सा बना हुआ था। हमें लगा कि यार इसको लगता है गोइटर है, ठीक हो गया। हमने क्या किया? हमने उसको पानी पिला दिया। हमने उसको चेक करना है कि अगर तो पानी पीने पे या स्वालो करने पर ये जो सामने वाला लैंप है ये मूव करेगा, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ जी जनाब ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर हम उसको कहेंगे हाँ जी जनाब अपनी जुबान बाहर निकाले, और जब वो अपनी जुबान बाहर निकालेगा तो फिर उसका जो सामने वाला मास है वो मूव ना करे, ठीक होगा। तो फिर हमें 100% कंफर्म हो जाता है कि ये क्या एक तरह का गोइटर है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग swallowing बट नॉट मूव, बट नॉट मूव ड्यूरिंग टंग प्रोट्रूजन, टंग प्रोट्रूजन, यानी कि जब हम जुबान बाहर निकालते हैं तो तब वो मूव ना करे। अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर में इस तरह का केस है ना, तो आप ये करके देख लीजिएगा कि, और उसको कहेगा जुबान बाहर निकालें, तो वो मूव नहीं करेगा सामने वाला मांस, लेकिन जब वो पानी पिएगा या जब वो खाना खाएगा तो वो साथ मूव करता रहेगा, ठीक होगा। तो आपने कह देना कि हाँ जी जनाब इसको गोइटर है। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके सामने नेक के सामने एक तरह का मांस है, ठीक हो गया जी। उसकी नेक के सामने बिल्कुल एक तरह का मांस है। अब हमने देखना है कि यार जो गर्दन के बिल्कुल सामने उसका मांस है, उसको हम करते हैं तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड। कौन सी टाइप्स? इसको हम कहते हैं एक तरह का टाइप्स, टाइप्स ऑफ गोइटर। ये कौन कौन सी टाइप्स हैं? ठीक हो गया, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक टाइप होती है जिसको हम कहते होते हैं हाइपर थायराइडिज्म। एक टाइप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपर थायराइडिज्म। एक टाइप होती है जिसको हम कहते होते हैं यूथायराइडिज्म। ये कौन सी टाइप होती है आपकी? यूथायराइडिज्म। एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि आपका जो गाइटर होगा उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? आपने आगे कहना है तीन टाइप्स होती है। अब मेरी इस बात को समझना आप लोगों ने, ठीक है। देखें, आपका जो थायराइड ग्लैंड की जो प्रोडक्शन होती है वो किधर से होती है? आपके थायराइड से होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? T3 और T4 के, T3 और T4 की जो प्रोडक्शन होती है वो किधर से होती है? आपके थायराइड के अंदर होती है, ठीक है। मेनली आपके T4 की होती है, और पेरिफेरल में जाकर कभी कभी T4 T3 के अंदर चेंज हो जाता होता है। तो आपका जो ग्लैंड मेनली जो होता है थायराइड, वो किसकी प्रोडक्शन करवाता है? आपके T3 T4 की प्रोडक्शन करवाता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ जनाब इसकी तीन टाइप्स हैं।
फिर मैंने कहा कि हाँ जी जनाब, एक इसकी जो टाइप है वो हाइपरथायराइडिज्म है। फिर मैंने लिखा नंबर 2 इसकी ये टाइप है कि यूथायराइडिज्म है। नंबर 3 मैंने लिखा कि इसकी टाइप जो है वो हाइपोथायराइडिज्म है। अब हम इन तीनों टाइप्स की डिटेल में जाने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक मास बना हुआ है और साथ वहां पर आपके T3 और T4 की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, T3 T4 दोनों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते होते हैं कि ये जो गोइटर है, ये जो लंप है, ये हाइपरथायराइडिज्म वाला है। ये कौन सा एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म वाला है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आए, देखें कि एक बंदा है, उसके लंप बना हुआ है, उसके क्या बना है, एक तरह का लंप बना हुआ है, लेकिन लंप बनने के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन जितनी नॉर्मल बंदे की होती है ना उतनी ही है, कोई इतना ज्यादा मतलब इस तरह का सीन नहीं है। उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, एक तरह की उतनी ही है, कोई ज्यादा नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्शन है। तो आपने इसको कहना है एक तरह का यूथायराइडिज्म। नॉर्मल T3 T4 इसमें होते हैं, ठीक है, नॉर्मल T3 T4 होते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के गर्दन के अंदर मांस बना हुआ लंप है, थायराइड है, लेकिन उसके अंदर T3 और T4 की, एक मिनट रिपीट कर देता हूँ, T3 और T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक होगा, उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। मेरी बात को दोबारा गौर कीजिएगा। देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमें कैसे पता चलेगा उसकी T3 T4 की प्रोडक्शन ज्यादा, ये भी हम इसकी तरफ भी आ जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। हर चीज इंशाल्लाह जब आज आपका ये टॉपिक 2 घंटे का आज हमारी क्लास होगी, थोड़े से एक्टिव रहना है। जब ये पूरे का पूरा हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको 100% कंफर्म होगा। मैं इसके ऊपर टाइम भी लगाऊंगा, आपके कंसेप्ट सारे कवर करवाने की कोशिश करवाऊंगा, ठीक हो गया। देखें सबसे पहले मैंने ये कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसकी गिल्टी बनी हुई है सामने गर्दन के, ठीक है, लेकिन उधर से आपका थायराइड का काम क्या होता है, T3 T4 को ज्यादा पैदा करना। अगर तो उस गिल्टी से T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा होगा, ठीक हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म। क्या कहेंगे, एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म। अगर फॉर एग्जांपल बंदे की गिल्टी से T3 T4 नॉर्मल पैदा हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अयूथायराइडिज्म, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कम पैदा हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे क्या, एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म। अभी भी नहीं समझ आई तो इससे और सिंपल भाषा में आपको ये बता देता हूँ कि देखें फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बंदा आया जिसकी गर्दन के सामने एक मांस है, जिसकी गर्दन के ऊपर एक लंप है, ठीक होगा, एक गिल्टी बनी हुई, आपको पता चल गया इसको गाइटर है। अब आपने कंफर्म करना है कि इसको हाइपरथायराइडिज्म का गोइटर है, इसको अयूथायराइडिज्म का गोइटर है, या इसको हाइपोथायराइडिज्म का गोइटर है। इसके लिए आपने क्या कह दिया, आपने कहा उसको कि भाई T3 T4 के टेस्ट करवा, T3 T4 के टेस्ट करवा कर आ जाओ। अब जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बंदे के अंदर T3 T4 की रेशो 5 है, समझ आ रही है, अगर तो उसके आंसर जो है वो 5 to 10 है नॉर्मल, अगर तो उसका जो उसकी रेशियो 5 to 10 के दरमियान में होगी, ठीक होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, यूथायराइडिज्म, ठीक होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह की T3 T4 की रेशियो 15 हो गई, 10 से बढ़ गई ना, तो हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म, ठीक होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 से कम हो गई तो हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। आप क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। जो हाइपरथायराइडिज्म होता है इसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते होते हैं टॉक्सिक गोइटर। इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का टॉक्सिक गोइटर भी कहा जाता है। और ये वाला जो होता है इसको हम कहते होते हैं नॉन टॉक्सिक गोइटर। क्या कहते हैं, एक तरह का नॉन टॉक्सिक गोइटर कहते होते हैं, नॉन टॉक्सिक गोइटर। ये वाला जो होता है इसको हम टॉक्सिक गोइटर कहते हैं, ये आपका नॉन टॉक्सिक गोइटर होता है। तो सबसे पहले मैं अभी बात रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास कोई गोइटर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक बंदा आया, उसकी गर्दन के सामने क्या बना, एक तरह का लैंप बना हुआ है, ठीक हो गया, उसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का गोइटर कहते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि ये लंप जो होता है वो पानी पीने के ऊपर तो मूव करे, लेकिन जबान बाहर निकालने के ऊपर मूव ना करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये एक तरह का गोइटर ही है। फिर हमने कहा कि हम इसकी टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो टाइप जिसके अंदर T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा होते हैं उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। वो टाइप जिसके अंदर T3 T4 नॉर्मल पैदा होते हैं उसको हम यूथायराइडिज्म कहते हैं। वो टाइप जिसके अंदर T3 T4 कम पैदा होते हैं उसमें हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यूथायराइडिज्म को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल बंदे की बात हो रही है। मेन अब हम जिनको डिस्कस करेंगे वो हाइपरथायराइडिज्म होगा और हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है। तो अब हम इनकी तरफ आ जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब आपके हाइपोथायराइडिज्म, और उसके बाद क्या आ जाते हैं, एक तरह का आपका हाइपरथायराइडिज्म। कौन कौन से बच्चे ने पैथोलॉजी से पढ़ी है, अभी थोड़ा सा फोन कर लें, अभी वो आप हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं गए, ठीक हो गया। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर, ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर सारा कुछ पता चल जाएगा।
अच्छा जी, अब देखें मैंने आपको आज भी कहा था, तो जिस दिन मैंने पहले भी लेक्चर एक दिन पढ़ाना था, मैंने कहा था कि थायराइड की एक बार पैथो पढ़ाइएगा, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ी उसको मैं फुल डिटेल के अंदर तो बता नहीं सकता, लेकिन आपने ना दो तीन चीजें बात याद में रखनी है। हाइपो के अंदर आपने कहना है हर चीज लो, ठीक है। हाइपर के अंदर आपने कहना है हर चीज ज्यादा। क्या इसका मतलब क्या है? हाइपो के अंदर आपने अपने इमेजिन इस तरह करें, ये मोस्टली डिजीज जो होती है ये फीमेल के अंदर होती है, थायराइड की इसके अंदर होती है, आपके फीमेल के अंदर होती है। आपने इस तरह करना है हाइपो के अंदर कोई ऐसी लड़की, ठीक है, जो मोटी हो, जो काम बिल्कुल ना करती हो, जिसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती हो, ठीक हो गया, और उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो, उसका वजन जो है वो बढ़ रहा हो, उसको भूख भी ना लगती हो, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते होते हैं कि ये किसकी है, ये एक तरह की हाइपोथायराइडिज्म की है वाला ये, ठीक होगा। मैंने क्या कहा, अपने माइंड में कुछ ऐसी खुद सोच लें कि फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कोई ऐसी लड़की, ठीक हो गया, उसके अंदर आपने क्या कहना है कि एक तरह क्या, कि फॉर एग्जांपल जो एक तरह का उसको भूख कम लगती हो, जो कि मोटी हो, ठीक हो गया, उसका वजन बढ़ रहा हो, ठीक हो गया, और उसके बाद उसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म, ठीक हो गया। दूसरी तरफ आ जाना, हाइपरथायराइडिज्म वाली कौन सी होगी? हाइपरथायराइडिज्म में आपने वो लड़की सोचनी है जिसको फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा भूख लगती हो, बहुत ज्यादा। मोहम्मद अमीन अभी डायबिटिक पेशेंट कहाँ डाल रहे हो, अभी ना डालो, ठीक है। ऐसी कोई लड़की फॉर एग्जांपल जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती हो, नंबर वन, ठीक हो गया। नंबर टू, वो बहुत ही एक्टिव हो, मतलब कि बहुत चालाक हो एक तरह की, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लड़की जो पतली सी हो, वो बहुत चालाक हो, ठीक हो गया, उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती हो, वो खाती भी हर वक्त रही हो, ठीक हो गया, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल वो पतली होती रहे, वो फिर भी कहे कि यार मैं खाती तो हूँ लेकिन वो मोटी नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो चालाक बहुत ज्यादा हो, तो उस उनको आपने कहना है कि ये कौन सी लड़की आपकी हाइपरथायराइडिज्म वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी लड़की जो जिसका वजन कम हो, वो खाती बहुत ज्यादा हो, फिर भी उसका वजन ना बढ़ रहा हो, ठीक हो गया, तो उसके बाद मतलब के जो मर्जी सोच लो जनाब, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या कहना है, एक तरह का मतलब कि उसको हमने कहना हाइपरथायराइडिज्म वाला, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होता है या जो जो भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का उसको हम कहते होते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं एक तरह किसके कॉजेज की तरफ सबसे पहले, फिर हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ आएंगे, ठीक हो गया, और देखते हैं कि हाँ जी जनाब क्या होता है। देखें हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या, इटियोलॉजी, और इसकी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब है कॉजेज, ठीक हो गया। आपने कहना है कि हाइपोथायराइडिज्म की जो कॉजेज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी, और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है गोइटर का वो आयोडीन डेफिशिएंसी ही होता है, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी है। नंबर टू जो कॉज होता है वो आपने कहना है कि हशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है, हशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है। ये आपका टॉपिक पैथो के अंदर बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, ये उधर जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर थर्ड आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका थायराइड ही कट गया है, जिसकी थायराइड की सर्जरी हो चुकी है, तो उसका थायराइड कम ही पैदा होगा ना, थायराइडेक्टोमी, ठीक होगा, थायराइडेक्टोमी, ठीक होगा, नंबर थर्ड। नंबर फोर, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कि थायराइड को कम करने वाली मेडिसिन ले रहा है, कौन सी, एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी थायराइड ड्रग्स, इसकी वजह से भी क्या होगा, एक तरह का आपको हाइपोथायराइडिज्म होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखना है हशिमोटो थायराइडाइटिस जो है ये आपकी पैथो का टॉपिक है, आपने उधर जाकर करना है, ठीक है। ये मतलब उधर देख लीजिएगा कि ये हिसाब क्या हिसाब है, अगर मैं उसकी डिटेल में चला गया तो फिर लेक्चर उसके ऊपर निकल जाएगा, इस वजह से मैंने कहा था कि ये एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हाइपोथायराइडिज्म के जो कॉजेज होते हैं, नंबर वन आपने कहना आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आयोडीन कम ले रहा है। नंबर टू आपने कहना हशिमोटो थायराइडाइटिस, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। नंबर थर्ड आपने कहना थायराइडेक्टोमी, देखो अगर किसी बंदे का थायराइड ही कट गया है तो उसके अंदर थायराइड पैदा ही नहीं होगा, नंबर थर्ड। नंबर फोर कोई ऐसा बंदा जो कि T3 T4 पैदा करने वाली मेडिसिन ले रहा है, तो उसके अंदर सिंपल सी बात है हाइपोथायराइडिज्म ही होगा ना, ठीक हो गया। पहले सबसे पहले आपने क्या कहना है, सिंपल सोचना, रट्टा नहीं लगाना कि ऐसी मेडिसिन अगर कोई ले रहा है जिसमें जिसको बंदा ले रहा है जिसके थायराइड बनाने के लिए T3 T4 बनाने के लिए आपको एक तरह की आयोडीन की जरूरत होती है, T3 T4 बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, आपकी आयोडीन की जरूरत होती है। अगर एक बंदा आयोडीन ले ही नहीं रहा तो उसके अंदर T3 T4 कम ही होगा ना। दूसरी बात हशिमोटो थायराइडाइटिस, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम का लेवल बढ़ जाता होता है, ये आप पैथो के अंदर आगे लिख लिए पैथो का पार्ट है। उसके बाद थायराइडेक्टोमी, अगर फॉर एग्जाम्पल
थायराइड ही कट कर दिया है, तो T3 T4 थायराइड से पैदा होना था, अब वो पैदा नहीं होंगे। या कोई बंदा ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो T3 T4 को पैदा ही नहीं कर रहा, तो एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जो कि हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेज होते हैं। ठीक होगा, एक्सेसिव वेजिटेबल कैबेज वगैरह की वजह से भी हो सकता है, बिल्कुल। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक तरह का ग्रेव डिजीज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज अ ग्रेव डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ग्रेव डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ये एमसीक्यू आता होता है। और उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये भी आपका एमसीक्यू होता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर, फिर आपने कहना आयोडीन डेफिशिएंसी, फिर आपने क्या कहना, एक तरह का आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना है टॉक्सिक एडिनोमा, ये इसका कॉज होता है, टॉक्सिक एडिनोमा। फॉर एग्जांपल, आपके टॉक्सिक एक ट्यूमर बन गई है थायराइड की, इसकी वजह से T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा होंगे। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, इसका मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ। देखें, आपने देखा है ना, फॉर एग्जांपल वो बेचारे जिनकी गर्दन ऐसी होती है, ठीक हो गया, और आपने देखा उनकी गर्दन के ऊपर गिल्टी एक इधर ऐसे बनी हुई है, एक गिल्टी ऐसे बनी हुई, एक गिल्टी ऐसे बनी और एक ऐसे बनी, लंप बने। और लंप जो है वो इकट्ठे एक साथ नहीं, एक लंप नहीं है बल्कि 4-5 लंप इस तरह बने हुए हैं। ठीक हो गया, और इस तरह मास बने हुए हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीनोड्यूलर गॉइटर। क्या होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल वो बंदा जो कि जनाब एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म का होगा, वो ग्रेव डिजीज की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक एडिनोमा की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर की वजह से हो सकता है, और डिफ्यूज गॉइटर की वजह से हो सकता है। ये भी लिख लीजिए, डिफ्यूज गॉइटर। तो ये जनाब इसकी कोई टाइप है जिसमें हमने देखा कि हाइपरथायराइडिज्म होती है और हाइपोथायराइडिज्म होती है। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फीचर्स। क्या होती है एक तरह के क्लिनिकल फीचर्स के, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक नोड्यूल्स नहीं होंगे, उसमें फैले होंगे पूरी थायराइड के अंदर, डिफ्यूज के अंदर ये होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल आपके एक तरह के मतलब के इसके क्लिनिकल फीचर्स हम आ जाते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स हम क्या देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आपने थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का ये गर्दन है, गर्दन के अंदर आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर लगते हैं? आप सांस लेते हो तो आपका जो ट्रैकिया है वो गर्दन से गुजर के जाता है कि नहीं जाता? ऐसे ही है ना, गर्दन से गुजर के जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। उसके बाद आप खाना खाते हो तो इधर से एसोफेगस जो है वो गर्दन से गुजर के जाती है ना, गर्दन से गुजर के जाती है ना। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्ट्रक्चर जब थायराइड जो होगा वो साइज में बढ़ रहा होगा, जब वो थायराइड साइज में बढ़ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझे, आपने इस तरह समझना है कि ये आपका ट्रैकिया है, जस्ट इमेजिन करें। ठीक हो गया, और उसके बाद ये आप समझे कि ये आपकी एक तरह की एसोफेगस है, और उसके बाद अब आप ये समझे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक तरह का थायराइड है, जस्ट आप इस तरह समझ लें। ठीक होगा, अब मेरी बात को समझते जाइएगा। आपको पता है कि हाँ जी जनाब, क्या होता है किस बंदे गोइटर वाले पेशेंट के अंदर ये साइज में बढ़ता जाता है। जब ये साइज में बढ़ता जाएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा, ये इसको पुश नहीं करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा? ये पीछे की तरफ नहीं लगेगा, कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, ये कंप्रेस होगा। तो जब ये कंप्रेस होगा तो आप ये कह सकते हैं कि खुराक की नाली और सांस वाली नाली दोनों कंप्रेस हो जाती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? सांस वाली नाली और खुराक वाली नाली दोनों कंप्रेस हो सकती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई जना, अब्सेस तब बनती है जब इन्फेक्शन होती है। अभी इन्फेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, ये तब होता है जब इन्फेक्शन होती है मोहम्मद अमीन। ठीक है, तो आप देखें फॉर एग्जांपल हमने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो इसकी जो बातें करनी है वो क्या है, क्योंकि इसके पीछे क्या होती है, एक तरह की खुराक की नाली होती है। अगर फॉर एग्जांपल जब आप खाना खाओगे तो आप इजीली खाना खा लोगे, अगर आप खाना खाओगे तो आप इजीली खाना खा लोगे। अब जब खाना खाओगे तो आप इजीली खाना नहीं खाओगे, आपको खाना खाते हुए प्रॉब्लम होगी, जिसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। क्या कहते हैं, एक तरह का डिस्फेजिया कहते होते हैं। नंबर 1, जब फॉर एग्जांपल आप सांस लोगे तो सांस आपको सही तरह नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं डिस्निया, एक तरह का डिस्निया। ठीक होगा, और ये बेचारा जब बंदा लेटता होगा ना सीधा, इसको सांस में प्रॉब्लम होगी। और ये बंदा जो होगा ये तकरीबन अपने सर के नीचे 2-3 तकिए लेकर सही तरह इसको सांस आती होगी। जब ये रात को सोता होगा ना तो ये कहता होगा कि हाँ जी जनाब, मुझे ना मेरे सर के नीचे 2-3 तकिए दो, फिर मुझे नींद सही आती है। और वो कंडीशन जिसमें जनाब जो पेशेंट होता है या बंदा जो होता है उसको जनाब अपने सर को ऊपर करके नींद आए या सांस सही है, वो कंडीशन कहते हैं ऑर्थोपनिया। क्या कहती है, एक तरह की ऑर्थोपनिया। ठीक हो गया, उसके बाद आगे देखें कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर और क्या हो सकता है। इसके अंदर बंदे की जो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब ये सांस निकलती है
तो इसको कहते हैं जैसे सीडी की तरह नहीं, सीटी सीटी लगना फॉर एग्जाम्पल। तो जब बंदा बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से कोई सीटी की आवाज आ रही है, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और इसको कहते हैं एक तरह का स्ट्राइडर। ठीक हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं। ठीक हो गया। कंप्रेशन सिम्टम्स, इनको इन सबको कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन सिम्टम्स। क्या कहते हैं? एक तरह का कंप्रेशन सिम्टम्स कहते होते हैं। इस बात को थोड़ा सा गौर करना है, फिर आपने समझना है। देखें फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपके पास वो बंदा जिसकी गर्दन के अंदर एक मांस आया है। आपने देखा हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे यहाँ हम जिधर रह रहे हैं, तकरीबन एक आधा बंदा हमें ऐसा मिल ही जाता है जिसकी गर्दन के अंदर हमें मांस मिलता हो। आपने देखना कि एक बंदा था, उसकी गर्दन के अंदर एक मांस था, एक लंप सा बना हुआ था। ठीक हो गया। वो जनाब हमारे पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब यार ये क्या है, मेरे ना लंप बन रहा है, पता नहीं क्या हिसाब है। आप उसका करते हो थायराइड का टेस्ट, आप कहते हो मसला नहीं है, टेंशन ना लो, T3 T4 उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर तो T3 T4 का लेवल बड़ा होगा तो इसका क्या मतलब है? शाबाश, जल्दी बताइए जरा जी। अगर तो T3 T4 का लेवल बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है? अगर टी थ्री अगर T3 T4 का लेवल बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का एक तरह का क्या, एक तरह का आपने कहना T3 तो आपने कहना हाइपर। ठीक होगा। अगर T3 T4 का लेवल कम होगा तो फिर क्या मतलब है? तो फिर आपने कहना हाइपो। अगर T3 T4 का लेवल नॉर्मल है तो फिर आप क्या कहोगे? अयूथायराइडिज्म। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यार ये हाइपो यू ये वाला सारा होगा। उसके बाद आपने कहना है कि मेन हमने किसको देखना है? आपका हाइपर और हाइपो को। ठीक हो गया। उसके बाद देखें। जी साहब बोलो। उसके बाद आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल इसके एक तरह के कॉजेज ये देख लिए, कॉजेज आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आना क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। ये क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले उसके या TSH अभी हम उधर गए नहीं है, अभी लैब फाइंडिंग्स पूरी डिटेल के अंदर करते हैं। ठीक हो गया। मुझे पता है आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं। बेहतरीन तरीका पता है क्या करो? इस तरह कर लें कि फॉर एग्जांपल आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो लिखते जाएं। ठीक है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना वो आप लोग एक बार लिख लें। जब लेक्चर खत्म होगा ना तो लेक्चर के खत्म होने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके फिर क्वेश्चन सेशन रख लेंगे हम लोग। फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे पूछ लिया कीजिएगा। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे वो आप लोग पूछते रहिएगा। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक रिदम बना होता है, फिर आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो, दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे। हाँ, जहां पर फॉर एग्जाम्पल एक वाकई समझ नहीं आ रही उससे आगे तो फिर ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद डिस्फेजिया हो गया, उसके बाद जनाब डिस्निया हो गया, और थोपनिया हो गया, स्ट्राइडर हो गया। फिर आपने ये सिम्टम्स देखने। क्या हाइपरथायराइडिज्म में हम ये सिम्टम्स देखेंगे? मुझे ये बताइए, क्या हाइपरथायराइडिज्म में हम ये सिम्टम्स देखेंगे? बताएं, शाबाश जल्दी कीजिएगा। जिस बंदे को हाइपरथायराइडिज्म होगा उसमें हम ये सिम्टम्स देखेंगे? शाबाश। हाँ जी। जिस बंदे को हम जी देखेंगे, जिस बंदे को गोइटर हो और उसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म हो उसके अंदर हम ये सिम्टम्स देखेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो हमने सेम टू सेम सारे सिम्टम्स ये देखने हैं। ठीक हो गया। हमने डिस्फेजिया देखना है उसके अंदर, हमने जनाब उसके अंदर डिस्निया देखना है, उसके अंदर जनाब हमने ऑर्थोपनिया देखना है। ठीक हो गया। उसके अंदर जनाब हमने स्ट्राइडर देखना है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हमने देखने हैं। अच्छा जी, ये सारे हो गए। ये नॉर्मल सिम्टम्स है। ठीक हो गया। ये अभी हम आगे दे प्रियोराइटिस कहाँ हो जाएगा भाई? मोहम्मद अमीन, मुझे लगता है तू नॉलेज का समंदर निकालेगा आज। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे कौन कौन से कॉजेज है? ठीक है। हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म वाले। हाइपोथायराइडिज्म और कौन सा होगा एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म? अच्छा जी, अब हम एक एक सिस्टम को लेंगे और एक एक सिस्टम को हम सेपरेट करते जाएंगे। ठीक है। एक एक सिस्टम को हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले आपने नहीं नहीं, इसको कंप्रेशन सिम्टम दूसरे हैं। ठीक है। दूसरे कंप्रेशन सिम्टम्स थे वो मैंने बता दिए। सबसे पहले हमने देखे कंप्रेशन सिम्टम्स हमने दोनों में देखे, दोनों में ठीक थे। ठीक हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल दूसरा क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे CNS के अंदर कि CNS के अंदर क्या होता है। इधर भी CNS के अंदर देख लेते हैं। देखें जी, जो आपका CNS होता है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मैंने क्या कहा था
एक ऐसी लड़की जो डल सी हो, ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक ऐसी लड़की जो डल सी हो, जो मोटी सी हो, जो नकम्मी सी हो, जो कि काम ना करती हो, ठीक हो गया। तो अगर हम सीएनएस की बात करेंगे तो उसके जो थॉट्स होंगे वो ज्यादा हो गए, या फॉर एग्जाम्पल एक तरह का मतलब कि उसके थॉट्स बिल्कुल स्लो से थॉट्स होंगे, और उसके बाद जब वो बोलती होगी तो आस्ता आस्ता से बोलती होगी या बहुत चालाक होकर बोलती होगी। तो आपने पता क्या कहना है, आपने कहना है आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल उसके स्लो थॉट्स होंगे, स्लो थॉट्स, नंबर वन। उसके बाद आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एक तरह का स्पीच भी बिल्कुल स्लो स्पीच होगी, यानी कि आराम आराम से बोलती होगी, ठीक हो गया। उसके बाद वो भूल जाती होगी, यानी कि छोटी छोटी बातें जो होंगी वो आसानी से भूलना शुरू कर देती होगी, जिसको हम कहते हैं डायमेंशिया, जिसको हम कहते हैं एक तरह का डायमेंशिया। और उसके बाद हम आगे आते हैं, देखें ये, मेरी बात को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एनाटॉमी तो मेरे ख्याल में आप सारे ने पढ़ी होगी, ठीक हो गया। और वैसे भी आपका तल्लक माशाल्लाह नर्व्स के साथ काफी ज्यादा पाला पड़ता होगा। आपने एक नर्व पढ़ी होगी जिसका नाम होता है मीडियन नर्व। पढ़ा है किसी ने मीडियन नर्व के बारे में? मीडियन नर्व, आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। बिल्कुल एनाटॉमी के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम, अपर लिम्ब कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में पढ़ा हुआ है। देखें, फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल सिंड्रोम को आप इस तरह समझें कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक मीडियन नर्व है, ठीक होगा, ये मीडियन नर्व है। ये मीडियन नर्व जो है, इसके आगे पीछे इस तरह के हैं, एक तरह के टेंडेंट्स, कहते हैं एक तरह के टेंडेंट्स होते हैं, आप इस तरह समझें, ठीक है। अब जो बंदा मोटा होगा, ये टेंडेंट्स के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा, मुझे ये बता दे। जो बंदा मोटा होगा वो इस टेंडेंट्स के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? टेंडेंस के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब ये टेंडेंस के ऊपर प्रेशर डालेगा तो ये जो टेंडेंस होंगे ये मीडियन नर्व के पास होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे? शाबाशी बताइएगा, मीडियन नर्व्स के पास होते जाएंगे। जब ये मीडियन नर्व्स के पास होते जाएंगे तो इसके बाद ये मीडियन नर्व्स जो होगी वो कंप्रेस हो सकती है कि नहीं हो सकती? सिंपल सी बात है, आपकी मीडियन नर्व्स कंप्रेस हो सकती है। और मीडियन नर्व के कंप्रेस होने को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो अब मुझे ये बताना है कि आपकी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम कार्पल टनल सिंड्रोम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? शाबाश। जो आपका हाइपोथायराइडिज्म का सिंड्रोम होगा उसके अंदर हम कार्पल टनल सिंड्रोम देख सकते हैं। तो आपने कहना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हम इसमें देखेंगे, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, उसके अंगूठे को, उसके जनाब शहादत वाली फिंगर को यानी कि लिटिल फिंगर को, और उसके जनाब एक तरह का जो बिग फिंगर होती है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह का उधर पेन होती है, उधर क्या होती है, नंबनेस होती है, उधर सेंसेशन होती है, टिंगलिंग की सेंसेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या कहना है, एक तरह का थिनार मसल्स, जी बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या कहना है, एक तरह का कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसके अंदर देख सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक हो गया। ये देखें सीएनएस के अंदर, इसके अंदर आप सीएनएस के अंदर ये चीजें देखो। अब उधर देखें, यहाँ सीएनएस के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ क्या चीजें देखेंगे। मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल इसका हिसाब ये होता है कि एक तरह का इसमें आपने ये कहना है कि ये जो होती है ना सीएनएस की, इसको ना एक तरह की अजीब सी टेंशन इसी रहती है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी लड़की जिसको, अब ये हाइपरथायराइडिज्म क्या काम करता होता है हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, T3 T4 आपका क्या कम करता है, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ा देता है। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ते हैं ना तो इसको अजीब सी टेंशन रहती है, गुस्सा आता है इसको, इसको एक नर्वसनेस का शिकार होती है, और इरिटेट रहती है हर वक्त, ठीक होगा। और कभी कभी इसको क्या होता है, एक तरह का हेडिक होता है, और नींद भी नहीं आती, ठीक है। टेंशन लेती है, उसके बाद बेचैनी का शिकार होती है, और उसके बाद जनाब इरिटेट रहती है, और उसके बाद कभी कभी जनाब इसको नींद नहीं आती, ठीक है। तो इसमें आपने कहना है कि ये कौन सा आपके हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम देखते हैं, किस क्या हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम देखते हैं कि ये टेंशन के अंदर रहती है, ठीक हो गया, टेंशन के अंदर रहती है। उसके बाद हमने ये देखा कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का क्या होती है, एक तरह का फॉर एग्जाम्पल एजिटेशन, एजिटेशन के अंदर होती है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये इरिटेबिलिटी, यानी कि ये इरिटेट रहती है, ठीक हो गया। उसके बाद इंसोम्निया, ये इसको नींद नहीं आती बेचारी को, ठीक होगा, इसका ये हिसाब होता है। अब सीएनएस के अंदर हमने ये सिम्टम्स देखे। अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि आगे कौन से सिम्टम्स होते हैं। अब हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल एक तरह के आपके जीआईटी के अंदर, के जीआईटी के अंदर हम कौन से सिम्टम्स देखते हैं, जीआईटी के अंदर हम कौन से सिम्टम्स देखते हैं जीआईटी के अंदर। देखें, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, मुझे ये बताइएगा, शाबाश। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इसके अंदर आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होते हैं कम होते हैं? जैसा कि आपने खुद बता दिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होते हैं। जब इसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होंगे, बंदे को भूख लगेगी, बंदे को भूख नहीं लगेगी, बंदे को भूख कम लगी। तो आपने कहना है लॉस ऑफ एपिटाइट 1,
बंदे को भूख लगी एक तरह की कम, आपने कहना लॉस ऑफ एपिटाइट, नंबर 1 जीआईटी के अंदर आपने लॉस ऑफ एपिटाइट। अब इसको भूख कम लग रही है, दूसरा क्या है कि ऐसी जो लड़की होगी क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन कम है, देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी, ये फॉर एग्जांपल स्टोमिक है ना, ये फॉर एग्जांपल आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जनाब आपकी जो खुराक इधर आ गई है ना, इसने तब भी मूव करना है जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू आगे जाएगी, ऐसे ही है ना, वरना ये तो उधर ही पड़ी रहेगी, इसने तब भी मूव करना है ना। तो मुझे आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होगा, इसमें जो खुराक होगी वो इधर से आगे मूव ही नहीं कर रही, जब इधर से आगे मूव नहीं करेगी तो जनाब इसको क्या होगी, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक होगा, इसको डायरिया नहीं होगा, इसको कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होती है, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो आप लोग ये भी कंफर्म होगा जनाब, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए जीआईटी के अंदर क्या होता है जी, ठीक है, हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपके जीआईटी के अंदर क्या होता है। जीआईटी के अंदर इधर जो कारनामा होता है, इसको भूख कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, जो हाइपरथायराइडिज्म की पेशेंट होगी, शाबाश, इसको भूख ज्यादा लगेगी, आपने कहना है एपीटाइट, ये आपने अक्सर कुछ फॉर एग्जांपल आपने अक्सर कुछ ऐसी गर्ल्स को देखा होगा कि जनाब वो हर वक्त खाती रहती हैं, जब भी क्लास हो या जब भी किसी जगह बैठे हो, उनका काम होता है कि जनाब उन्होंने जनाब हर वक्त खाते रहना होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब जब फॉर एग्जांपल उसके बाद उनका वेट जो होता है वो भी नहीं बढ़ता, ठीक हो गया, और उनके अंदर क्या होता है एक तरह का, और आपका कहते हैं एक तरह का डायरिया, कहते हैं एक तरह का डायरिया, ठीक होगा, इनको डायरिया होता है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल सीवीएस के अंदर हम क्या देखते हैं, जीआईटी हो गया, अब हम आते हैं सीवीएस के अंदर। तो सीवीएस के अंदर आपने जो चीजें देख रही हैं, इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छा कंसेप्ट कवर हो रहे हैं ना, रट्टे वाला साहब तो नहीं ना, समझ आ रही है ना, कुछ चीज पल्ले पड़ रही है ना। सीवीएस के अंदर हम क्या देखते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये वाला जो बंदा है ये स्लो है, तो इसमें जो दिल की धड़कन होगी वो ज्यादा होगी या स्लो होगी, अब पहले मुझे बात ये बताएं। इसमें क्या होगा, एक तरह का ब्रेडिकार्डिया होगा, क्या होगा, एक तरह का ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होता है, एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि हाइपोथायराइडिज्म जो होती है इसमें आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड इकट्ठा होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। तो जब इसमें आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, जब इसमें आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो इसमें क्या होगा, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि दिल की बात हो रही है ना, तो पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसके अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो हम उसको कहते हैं एक तरह का पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी, क्या होगा, एक तरह की पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो फॉर एग्जांपल बंदा हाइपरथायराइडिज्म वाला ही होगा, इसके दिल की धड़कन जो होगी वो तेज होगी, ठीक हो गया, इसकी दिल की धड़कन जो होगी वो एक तरह की तेज होगी, तो आपने कहना है कि इसको टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, आप कह सकते हो इसको पाल्पिटेशन होगी, ठीक है, पाल्पिटेशन होगी, ठीक है, ठीक है, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन, इसके दिल की धड़कन हर वक्त तेज ही रहती है, तो आपने क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन तेज है। अब हम इसका फ्लूइड जो ज्यादा फ्लूइड जो आपकी बॉडी के अंदर कम होता है, इकट्ठा होता रहता है, इसकी रीजन ये होती है क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होते हैं, जब आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होना तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो आपका बाहर निकलता नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो बंदा होता है ना हाइपोथायराइडिज्म वाला, इसको पसीना नहीं आता, इसको पसीना बहुत कम आता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म वाला जो बंदा होगा उसको पसीना बहुत ज्यादा आएगा, जब उसको पसीना बहुत ज्यादा होगा तो उसकी बॉडी से फ्लूइड जो होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक होगा, और जब उसकी बॉडी से जो फ्लूइड होगा वो बाहर निकलेगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म वाला जो बंदा होगा उसकी बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि बॉडी के अंदर फ्लूइड रहेगा। अब बॉडी के अंदर जहां पर फ्लूइड रहना था उतना तो रह चुका, लेकिन ये फ्लूइड जो होता है वो बाकी कैविटीज के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकती है, पेरिटोनियल एफ्यूजन हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, तो हम ये सारा कुछ देखते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा हिसाब होता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता चल गया, सीएनएस के अंदर हमने देख लिया, सीएनएस के सॉरी सीवीएस के अंदर हमने देख लिया। सीवीएस के बाद हम आते हैं जनाब आप लोगों का एक तरह का मतलब कि जेनिटल ट्रैक की तरफ, जेनिटल ट्रैक, जेनिटल ट्रैक के अंदर क्या होता है, जेनिटल ट्रैक के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो जिस फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म होती है, जिस फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म होती है उसमें मिनोर्जिया होता है, मिनोर्जिया, मिनोर्जिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जेनिटल ट्रैक, यानी कि इनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। और जो फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म वाली जो पेशेंट्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एमेनोरिया होता है,
इनको एक तरह के मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, वो बहुत, इनको मेंस्ट्रुएशन तकरीबन 2 से 3 मंथ बाद होती है, ठीक होगा, तकरीबन 2 से 3 मंथ बाद होती है, जिनको अंदर एमिनोरिया होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जनाब हम एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल एक तरह का आपके आपके हार्ट की तरफ के, हार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हार्ट की तरफ आ जाए जी। जो आपका हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है ना, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है। मैंने क्या कहा था कि जहां भी आपका कैविटी होगी उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था? जो भी कैविटी होगी उसके अंदर फ्लूइड आपका इकट्ठा होगा। तो जब यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो फिर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि हार्ट के अंदर आपकी पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। जब पेरिकार्डियल एफ्यूजन होती है ना, तो उसके बाद जब हम स्टेथ लगाते हैं ना फॉर एग्जाम्पल हार्ट के ऊपर, ठीक होगा, तो हमें मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देने का मतलब है कि हमें हार्ट साउंड सुनाई प्रॉपर नहीं देती। जब आपकी हार्ट साउंड्स प्रॉपर सुनाई ना दे तो इसको हम कहते हैं मफल्ड हार्ट साउंड्स। क्या कहते हैं? एक तरह का मफल्ड हार्ट साउंड, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम कौन सी साउंड सुनते हैं, आपकी एक तरह की मफल्ड हार्ट साउंड सुनते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक तरह की पेरिकार्डियल फ्यूजन होती है। क्यों? मैंने कहा था कि फ्लूइड्स जो होता है वो कैविटीज ढूंढता है। अब ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा जिसकी वजह से ये होना शुरू हो गया, ठीक है। हार्ट वाला रैपिड देखें, फॉर एग्जाम्पल एक तरह का, मेरी बात सुनिएगा, ठीक हो गया। अब देखें, ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपका फ्लूइड पहले ये आपकी पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है, आपकी पेरिकार्डियल कैविटी। अब आपने सोचना है कि यहाँ पर फ्लूइड पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपका फ्लूइड पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखें, आपकी साउंड तो तब पैदा होती है ना जब इधर से ब्लड इधर आता है, ठीक है, इधर से ब्लड इधर आता है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा होगा, तो क्या आपके इधर से ब्लड इधर आने पर कोई प्रेशर ज्यादा जो होगा वो एक तरह की साउंड सुनाई देगी? कोई एक तरह की साउंड हमको प्रॉपर नजर आएगी? स्टेथ के अंदर हम देख सुन सकेंगे प्रॉपर? कम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड आपका यहाँ पर आ चुका होता है, समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड होता है। आप इसी तरह समझें, आप इसी तरह समझें कि फॉर एग्जाम्पल कि जब किसी जगह पर पानी बहुत ज्यादा हो, अगर उस बहुत ज्यादा पानी के ऊपर हम एक गिलास पानी का और फेंक भी दे तो उसका असर होने वाला इतना नहीं होता, उसकी इतनी आवाज नहीं आती। लेकिन अगर हम कोई ऐसी जगह पर पानी फेंकते हैं जिस पर जनाब एक तरह का फर्श है, उसके अंदर ऊपर हम एक गिलास भी फेंके तो उसकी आवाज अच्छी वाली आती है, ठीक है। तो आपने इस तरह समझना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मफल्ड हार्ट साउंड सुनते होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम सुनते होते हैं जनाब आपके एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप लोगों ने जो मेन चीजें याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इधर जगह काम में मैं इधर साथ साथ लिखता जाऊंगा, ठीक है, इधर साथ साथ आपका ये इधर करवा देता हूँ ताकि ये हार्ट वाला कवर हो। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये कहना है कि इस बंदे के अंदर, जिस बंदे के अंदर हम ये देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म, उसके अंदर क्या होगा कि आपका ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, इसके अंदर आपका हार्ट जोर जोर से करेगा पंप कि नहीं करेगा? पहले तो मुझे ये बताएं, जोर जोर से पंप करेगा ना? जब ये जोर जोर से पंप करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का टैकीकार्डिया। क्या कहते हैं? एक तरह का टैकीकार्डिया कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? नंबर टू, आप लोगों ने ये कहना है कि इसके अंदर आप लोगों का एक तरह का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखते हैं। इसके अंदर हम हाइपर टेंशन देखते हैं, हाई बीपी, हाई बीपी इसके अंदर देखते हैं, ठीक होगा, क्योंकि आपका हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तरह का हाई बीपी देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इसके अंदर होता है। उसके बाद आपका कभी कभी हार्ट इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। कि आपका एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब पता है क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बहुत ज्यादा बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझें कि आपके हार्ट 72 बीट पर मिनट होता है ना, ठीक हो गया। अब 72 बीट पर मिनट नहीं हो रहा, अब समझे कि 150 बीट पर मिनट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब ये थोड़ा सा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन इसकी मिकदार, इसका नंबर नंबर ऑफ बीट बढ़ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एट्रियल फिब्रिलेशन कहते होते हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में इतना पता चल गया होगा। सबसे पहले अभी तक हमने जो डिस्कस किया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों को पता चला कि हाँ जी, कंप्रेशन सिम्टम्स, कंप्रेशन सिम्टम्स दोनों में होते हैं, सीएनएस का,
स्लो थॉट्स यानी कि वो बंदी जो नालायक हो, स्लो थॉट्स हो, बोलती आराम आराम से हो, ठीक हो गया। उस वक्त जनाब उसके बाद उसको एक तरह का भूल जाता हो, और उसके बाद उसको कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स हो, ठीक हो गया। एक लड़की जो कि हर वक्त चालाक हो, उसको एजिटेशन सी हो, ठीक हो गया, उसको सुकून ना हो, उसके बाद नींद उसको आती ना हो, टेंशन सी हो, ठीक होगा, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। उसके बाद आता है वो लड़की जिसको एक तरह का फॉर एग्जाम्पल भूख कम लगती हो, भूख क्या लगती है एक तरह की, कम लगती हो, और उसके बाद जनाब मतलब के उसके बाद जनाब उसको कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक हो गया, उसको जीआईटी के अंदर हम हाइपो, और वो लड़की जिसको भूख ज्यादा लगती है और डायरिया हो, हाइपरथायराइडिज्म। सीएनएस के अंदर हम ब्रेडिकार्डिया देखते हैं, पेरिकार्डियल एफ्यूजन देखते हैं, इधर हम टैकीकार्डिया देखते हैं, पाल्पिटेशन देखते होते हैं। उसके बाद जनाब हम क्या देखते हैं एक तरह का मतलब के जेनिटल ट्रैक के अंदर हम मिनोर्जिया एमिनोरिया, हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल एफ्यूजन देख लिया, मार्क्ड हार्ट मफल्ड हार्ट साउंड हो गया, उधर टैकीकार्डिया, ब्लड प्रेशर हाई और एट्रियल फिब्रिलेशन। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको मतलब कि कोई क्वेश्चन हो, वरना आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करें। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट जो है उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीजें हैं। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इनको जनाब डिफरेंशिएट और करते जाते हैं। देखिए जी, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आप फॉर एग्जांपल जनरल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक होगा। जनरल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं इनके अंदर, आपने हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आपने जनरल फीचर्स ये बताने हैं। इनको पोजिशनल ट्रेमर्स होते हैं। पोजिशनल ट्रेमर्स का मतलब पता है क्या है? इन बेचारों के हाथ हिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पतलियां होती हैं लड़कियां, और इनके हाथ ना एवं हिलते रहते हैं, हर वक्त इनके हाथ चलते रहते हैं, आप ये समझ लें, ठीक होगा। इनको सुकून ही नहीं होता। और अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह देखें कि अगर इनको कहे ना कि आप हाथ अपने सीधे कीजिए, इनको चेक एग्जामिन करने का तरीका होता है। जब हम हमारे पास ये पेशेंट आते होते हैं ना, तो हम इनको एग्जामिन इस तरह करते होते हैं। हमारे पास ये आया, इनको हम कहते होते हैं कि आप अपना हाथ सीधे कर लें और बिल्कुल सीधे एक्सटेंड कर लें। और जब ये हाथ सीधे करते हैं ना, इनके हाथों के ऊपर कभी कभी हम एक पेज रख देते हैं। अगर तो पेज मूव करता रहे खुद ही, मतलब कि इनके हाथ एवं मूव कर रहे हैं, आस्ता आस्ता और पेज मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेमर। क्या कहते हैं आपका पोजिशनल ट्रेमर। और ये किसके अंदर हम देखते हैं? हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होता है। मेरी बात दूसरी समझिएगा, जब आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होता है तो पसीना कम होगा या ज्यादा होगा? फॉर एग्जाम्पल बताएं, शाबाश। पसीना जो होगा बंदे को ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताइए। तो पसीना जो होगा वो ज्यादा होगा। आपने कहना स्वेटिंग हो गई है, स्वेटिंग हो गई। नंबर थर्ड, अब आपने दूसरी बात बतानी है। देखें, जब बंदे को स्वेटिंग हो रही है, ठीक हो गया, तो अब आपने ये बताना है कि इस बंदे को पसीना कब आता है? गर्मी में आता है, सर्दियों में आता है? गर्मियों में आता है, सर्दियों में आता है? गर्मियों में आता है ना। तो इसको हीट इंटॉलरेंस हो गई। इसको गर्मी से गर्मी इतनी ज्यादा लगती होगी कि हद से ज्यादा, ठीक होगा। ये फीमेल जो होगी इसको हद से ज्यादा गर्मी लगती होगी। और उसके बाद इसका वजन कम होता होगा। वजन कम हो रहा है और खाती भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पांच पांच रोटियां भी खा लेती, फिर भी इसका वजन कम है। इसके अंदर हम ये देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम क्या देखेंगे। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपने ये बात करनी है कि देखें इसके अंदर जो, और दूसरी बात बताए मुझे ये कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी या वेट होगी, ये बता दे बस, शाबाश। उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी या वेट होगी? आपने बताना उसकी स्किन वेट होगी, क्योंकि पसीना आ रहा है ना, तो पसीने में स्किन जो होती है वो वेट होती है। गुड। इधर आ जाइए हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में जो स्किन होगी वो ड्राई होगी, वेट होगी? पहले ये बताएं। ड्राई स्किन। हाइपोथायराइडिज्म में जो होगा वो जनाब उसको स्वेटिंग होगी? नहीं, स्वेटिंग नहीं हो रही, ठीक हो गया। उसकी ड्राई स्किन होगी, उसको स्वेटिंग नहीं होगी, उसको जो फ्लूइड्स होगा, और वो जो फ्लूइड्स होगा उसकी बॉडीज के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और उसको जब हम फेस उसका देखेंगे ना, तो उसका पफी फेस होगा, मतलब मोटा सा फेस होगा, पफी फेस, एक तरह का पफी फेस होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आते हैं। उसके हाथ मोटे मोटे बड़े बड़े होंगे, जैसे मर्दों के हाथ नहीं होते मोटे मोटे बड़े हैंड्स, उसको हम कहते हैं स्पैड लाइक हैंड्स। क्या कहते हैं? स्पैड लाइक हैंड्स, ठीक होगा, मोटे मोटे हैंड्स होंगे। उसके बाद आगे आ जाए, आगे क्या होता है आपने ये बताना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसके अंदर एक तरह का, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, इसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा? एक तरह का कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। इसको क्या होगी? एक तरह की सर्दी बहुत ज्यादा लगती होगी, बहुत ज्यादा सर्दी लगती होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि इसके अंदर क्या होगा? एक तरह का मतलब के वेट गेन होगा।
ये जनाब जनरल फीचर्स हैं, वेट गेन होगा, ठीक होगा। ये जनाब हाइपरथायराइडिज्म के जनरल फीचर्स हो गए। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि क्या होता है। इनकी जो आवाज होती है, इनकी जो आवाज होती है वो जनाब एक तरह की बड़ी होती है, मैक्रोग्लोसिया इसको कहते होते हैं, मोटी जुबान, मैक्रोग्लोसिया बड़े साइज में जुबान। और दूसरा इसमें क्या होता है, इनकी आवाज जो होती है वो भारी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, ठीक होगा। इसको हम कहते हैं हॉर्स वॉइस, हॉर्स वॉइस, मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी तकरीबन तकरीबन ये जब आप टॉपिक सुनेंगे ना, तकरीबन तकरीबन आपकी 90% पैथो का फिजियो और पैथो का पार्ट हो चुका होगा। इसकी टाइप्स रह जाएंगी, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म तकरीबन आपकी पैथो जो है वो तकरीबन 90%, मोर देन 90% आपकी हो जाएगी। जिस मर्जी बुक से पढ़ लीजिएगा, पैथोमा पढ़ना चाहे पैथोमा पढ़ लीजिएगा, आपने फर्स्ट एड पढ़नी फर्स्ट एड पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़नी हुई जनाब एक तरह की रोबिन पढ़नी रोबिन से पढ़ लीजिएगा। ये लेक्चर सुन के हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर तकरीबन तकरीबन आपकी 90% पैथो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते होते हैं साथ इसके क्लबिंग होती है, क्या होती है, एक तरह की क्लबिंग होती है, क्लबिंग यानी कि जो नेल्स होते हैं उसके उनका इशू होता है, क्लबिंग्स जो होती है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का ना, फॉर एग्जांपल इन दोनों के अंदर एक चीज देखते होते हैं हम, वो क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जब इनकी पेरिटिबियल टिबिया बोन देखते हैं ना, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास जब आते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि हाँ जी जनाब आप इस तरह कीजिए कि अपनी शलवार को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। जब ये अपनी शलवार को ऊपर करते हैं ना तो हम इनकी टीबिया बोन देखते हैं, और टीबिया बोन के ऊपर इनकी इन्फ्लामेशन होती है, इसको कहते हैं पेरिटिबियल मैक्सिडिमा, ठीक है, एक तरह का पेरिटिबियल मैक्सिडिमा। ये इधर भी हम देखते हैं पेरिटिबियल मैक्सिडिमा। जी, अपवर्ड कर्वेचर ऑफ नेल, डूम शेप नेल, क्लबिंग करवाता होता है, बिल्कुल शाबाश, पेरिटिबियल मैक्सिडिमा। ये जनाब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया जी। उसके बाद हम आगे आगे आ जाते हैं, आगे क्या होता है, ये वाले जो बंदे होते हैं ना, ये सारा, अब हम आते हैं लंग्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये बंदे के लंग्स के अंदर क्या होता है, इन बेचारों के जो लंग्स होते हैं उधर भी फ्लूइड इकट्ठा होता है। मैंने कहा था कि जितनी भी कैविटीज होंगी उन सब में फ्लूइड इकट्ठा होगा, मैंने ये बात की थी ना। तो हाइपोथायराइडिज्म में हर जगह पर फ्लूइड इकट्ठा होता है, ठीक हो गया। तो इधर हम क्या देखेंगे, एक तरह का प्लूरल एफ्यूजन देखेंगे, प्लूरल एफ्यूजन। उधर हमने पेरिकार्डियल एफ्यूजन देखा था, इधर हम प्लूरल एफ्यूजन देखेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जीआईटी के अंदर हम क्या देखेंगे, पेरिटोनियल एफ्यूजन देखेंगे, ठीक हो गया, पेरिटोनियल एफ्यूजन देखेंगे, पेरिटोनियल एफ्यूजन देखेंगे, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है। सिर्फ ये चीजें बताते जाओ। और जब आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए ना, इसको हम कहते हैं असाइटिस, क्या कहते हैं, एक तरह का असाइटिस, ठीक होगा। ये पता होगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर क्या होता है, इधर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इधर वाला जो बंदा होता है इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का, और हाँ सॉरी, इसके अंदर लेग्स के अंदर देखना है आपने, हाइपोथायराइडिज्म वाला जो बंदा होता है इनको पेडल एडिमा होता है, पेडल एडिमा होता है। फॉर एग्जांपल आपने पता क्या करना है, आपने उसकी टांगे ऊपर करनी है, टांगे ऊपर करके ना आपने मीडियल मेल्यूलस का पता है, किसी ऐसे बच्चे आपको ये तो पता ना मीडियल मेल्यूलस कहाँ होता है, ठीक हो गया। आपने टीबिया के बिल्कुल मीडियली जो मीडियल मेल्यूलस होता है उसके थोड़ा सा ऊपर आपने ना अपने अंगूठे से तकरीबन तकरीबन 15 सेकंड तक ना आपने एक तरह का पुश करना है, पंप करना है, रब करना है। 15 सेकंड के बाद आपने उसको छोड़ देना है, ठीक होगा। आप देखोगे कि वहां पर एक तरह का गड़ा बन जाएगा, फ्लूड एक तरह का इकट्ठा, ऐसा लगेगा यार यहाँ पर गड़ा बन गया, क्यों, क्योंकि वो फ्लूड वहां पर इकट्ठा था। ये हमने इकट्ठा देखने लगे अडीमा देखने के लिए, जिसको हम कहते हैं पैडल अडीमा। इसके अंदर पैडल एडिमा हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर देखें। फॉर एग्जांपल ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनके जो जो पाँव होते हैं ना, पाँव से थोड़ा सा ऊपर होता है मीडियल मल्यूलस, ठीक हो गया, टीबिया बोन के साथ, ठीक हो गया। उसके नेट पे लिख लीजिएगा मीडियल मल्यूलस के ऊपर, ठीक है, या मीडियल मल्यूलस और एडिमा, उधर देखेंगे। उस उधर आपने अपने अंगूठे के साथ थोड़ी देर तक पुश करना है, ठीक होगा, पुश करने का दबाना है अपने अंगूठे से, ठीक होगा, पेशेंट को। 15 सेकंड के बाद आप देखोगे कि अगर तो वहां पर गड़ा बन गया तो इसका मतलब वहां पर अडीमा था, ठीक है। अगर वहां पर कुछ भी नहीं हो तो बंदा बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो ये आपको पता। और इसके अंदर रिफ्लेक्सिस जो होते हैं वो नहीं होते, हाइपो रिफ्लेक्सिया या आ रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सिस स्टैंडर्ड रिफ्लेक्स कम होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म की तरफ। हाइपरथायराइडिज्म वाला जो बंदा होता है ना, इनकी आंखें बाहर की तरफ निकली होती हैं, क्या, मोटी आंखें, आंखें बाहर की तरफ होती हैं, ठीक हो गया। और ऐसे लगता है जैसे ये हमें ही घूर रही हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे लगता है जिनकी आंखें जो होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, और आंखें जो होती हैं वो बाहर निकली होती हैं, और ऐसे लगता है जैसा कि ये हमें घूम रही है, हमें देख रही है, ठीक होगा। इसको हम कहते हैं एक्सोफ्थाल्मस, कहते हैं एक तरह का एक्सोफ्थाल्मस,
एक्सोप्थेल्मस, ठीक है, इसको एक्सोप्थेल्मस कहते हैं जब आपकी आंखें बाहर निकली, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर कुछ साइंस होते हैं, वो अभी आप लिख लें इंशाल्लाह, मेडिसिन के अंदर और पैथो के अंदर हम डिटेल के अंदर ये साइंस डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। लीड रिट्रैक्शन एक साइन होता है, लीड रिट्रैक्शन ये हम साइन देखते होते हैं। लीड लैग एक साइन होता है, लीड लैग एक ये साइन होता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐसे जो बंदे होते हैं ना, जो पेशेंट्स होती है ना लड़कियां, ये अपनी आंख को प्रॉपर मूव ही नहीं कर सकती, मतलब कि इनको कहे ना कि हाँ जी जनाब अपनी आंखें मूव करके दिखाओ, इनसे मूव ही नहीं होती, आंखें बहुत बड़ी होती है ना, इनको कहते हैं ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरह का मतलब कि ये ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो गया, और उसके बाद जो होता है आपका लेग्स जो होती हैं उसके अंदर भी हम पेरिटिपल मैक्सिडिमा जो मैंने बता दिया था वो देखते हैं। और ये सारे का सारा क्या था आपका हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म का था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपर वाला पेशेंट आता तो उसके अंदर ये फीचर होंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपर वाला आता तो ये वाले फीचर्स होंगे। अभी मैं दोबारा आपको सारे के सारे बोल के बता देता हूँ, ठीक हो गया, ये आप लोगों ने याद रखने, ठीक है, कम से कम ये नहीं भूलने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फीमेल आती है जिसके जनाब गर्दन में लंप है या गर्दन में लंप नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म होने के लिए जरूरी नहीं होता कि गर्दन में लंप ही हो, ये बात भी लिख लीजिएगा, ठीक होगा। ये गोइटर के साथ ये चीजें एसोसिएट कर रही थी, इस वजह से मैंने ये एक्सप्लेन की आप लोगों को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब हाइपरथायराइडिज्म के अंदर T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, इनका काम होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ज्यादा करना, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम करना होता है। कुछ चीजें और पता हो ना हो, लेकिन ये चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए क्या, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है तो उसके अंदर क्या होती है, एक तरह की उसका वेट लॉस होता है, वो खाता भी बहुत है, उसका वजन फिर भी कम होता है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, उसको पाल्पिटेशन होती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको एक तरह की टेंशन सी होती है, नर्वसनेस उसमें होती है, इरिटेबिलिटी उसमें होती है, इंसोम्निया उसमें होता है, उसको जनाब डायरिया होता है, उसको जनाब एक तरह का मेस्चर प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको जनाब एक तरह की क्लबिंग होती है, उसके बाद जनाब क्या होता है एक तरह का फॉर एग्जांपल पोजिशनल ट्रेमर्स उसके होते हैं, पाल्पिटेशन उसके अंदर होती है, उसके बाद जनाब उसके एक्सोप्थेल्मस उसको होती है, आई साइंस उसके अंदर होते हैं, लीड रिट्रैक्शन उसमें होती है, लीड लैग साइंस उसमें होता है, उसके बाद ऑफ्थेल्मोप्लेजिया उसमें होता है, उसके बाद जनाब आपने बताना है कि एक तरह का मतलब के एक तरह की गर्मी उसको लगती है, ठीक है, चिलाक वो होती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, डायरिया उसको होता है। ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो क्या होता है, वेटिंग वेट वो होती है। उसके बाद जनाब मतलब कि पसीना उसको बहुत ज्यादा आता है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स होंगे वो किसके होंगे, एक तरह के हाइपरथायराइडिज्म के होंगे, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें याद रहनी चाहिए, आपने बताना है वो फीमेल या वो पेशेंट जो कि जनाब कम सोचती हो, कम एक तरह का बोलती हो, कम जनाब एक तरह का जल्दी चीजें रख के भूल जाती हो, ठीक हो गया। उसको जनाब कार्पल टनल सिंड्रोम वाला सीन हो, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो, प्लूरल एफ्यूजन हो, पेरिटोनियल एफ्यूजन हो, उसके बाद जनाब उसको मेनोर्जिया हो, ठीक हो गया। उसके बाद उसको भूख भी नहीं लगती हो लेकिन फिर भी वो मोटी हो रही हो, वो जनाब उसका मुंह जो हो वो जनाब एक तरह का कज्जो वाला हो, ठीक हो गया, मोटे मोटे मुंह, फार जब पफी फेस हो जाता हो। उसके बाद उसके दिल की धड़कन कम हो, स्पैड लाइक उसके हैंड्स हो, उसके बाद ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा हो, उसके बाद जनाब उसकी जुबान लंबी हो, उसके हॉर्सनेस उसके हो, उसके बाद मफल्ड हार्ट साउंड्स हो, उसके बाद जनाब आपके एक तरह का साइटिस हो, ठीक होगा। और हम पीडल एडिमा देखे और टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट देखे तो ब्रेडी कार्डिया उसकी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से होंगे आपके एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म वाला, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ठीक है। तो ये जनाब आपके हाइपोथायराइडिज्म वाला था और ये जनाब आपका एक तरह का हाइपरथायराइड। अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि आगे क्या का हिसाब होता है, ठीक है। तो देखें जी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता चल गया कि एक तरह का जिसको हम कहते हैं गोइटर का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। गोइटर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ सामने आता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है, थोड़ा सा सोचिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया, ठीक हो गया, उसके गर्दन के अंदर क्या एक तरह का मांस बना हुआ है, ठीक है। आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आपके पास आता है गर्दन में मांस है, अब आपने देखना कि यार ये हाइपर है या हाइपो वाला है, तो आप कुछ चीजें पूछोगे कि नहीं पूछोगे। आप उससे पूछ सकते हो कि हाँ जी जनाब, पहले तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक हो गया, वो आपके पास आया, आपने उससे क्या जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम होगा, वो बैठ गया, ठीक है। आपने क्या किया कि एक तरह का फॉर एग्जाम्पल आपको देखें कि एक तरह का अगर आप पेज लेते हो कोई, ठीक होगा, उसको कहते हैं एक बार आप इस तरह करें कि अपनी जो हाथ की उंगलियां ना वो खोल लें, ठीक है। हाथ की उंगली एक बार खोलें, एक बार सीधे हो जाए।
अगर उसके ऊपर कोई पेज रखते हैं, अगर वो हरकत कर रहा है, पेज इस तरह मूव कर रहा है, ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, आप उससे जनाब एक तरह का सलाम लेते हैं, या उससे आप एक तरह का अपना जो हाथ है वो मिलाते हैं, तो उसको आप लगता है कि यार इसको पसीना आया हुआ है, नंबर टू। उसके बाद नंबर थर्ड, आपको आप क्या देखते हो कि आप उसको जनाब एक तरह की उसकी पल्स चेक करते हो, उसकी पल्स ज्यादा है, उसकी पल्स ज्यादा है, ये हो गया। उसके बाद आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हो, उसका ब्लड प्रेशर भी आपको ज्यादा मिलता है, उसका ब्लड प्रेशर भी आपको ज्यादा मिलता है। फिर जनाब आप इस तरह करते हो कि आप उसके एक तरह के नाखून भी चेक कर लेते हो, शुरू से देखो, शुरू से बिल्कुल उसके, अगर आपने याद करना है ना इसको कि कैसे याद कर सकते हो, उसको हाथ से शुरू करें, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको देखा, आपने उसके हाथों के ऊपर एक पेज रखा, आपको लगा यार इसका पेज तो मूव कर रहा है, ठीक होगा, नंबर वन है, ये नहीं कहना कि जिन चुमड़ गए ना इसको, ठीक होगा, ये वाला सीन नहीं होता। उसके बाद जनाब दूसरा देखो कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि एक तरह का उसके बाद उसकी आप नाखन देखोगे, तो नाखन में आपको इस तरह लगता है कि हाँ जी जनाब इसके शेप जो है, जो उसकी नेल की वो चेंज हुई हुई है, क्लबिंग हुई हुई है, ठीक हो गया। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसके साथ हाथ मिलाते हो, आपको लगता है यार इसको तो पसीना है, उसके बाद जनाब आप उसकी पल्स चेक करते हो, पल्स उसकी ज्यादा है, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हो, ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा है। उसके बाद आप उसकी आंखें देखते हो, आंखें उसकी मोटी हैं, बाहर निकली हुई है थोड़ी सी, ठीक हो गया। और इसके साथ जो है, मतलब कि अगर उसको हम कहें कि हाँ जी जनाब ये मूव करवाओ आंखों को एक बार, उससे आंखें सही तरह मूव ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम उसके स्टेथ लगा के एक तरह का उसके जनाब एक तरह का दिल को देखते हैं, तो दिल की धड़कन उसकी बहुत ज्यादा तेज है, ठीक हो गया, दिल की धड़कन उसकी बहुत ज्यादा तेज है, ठीक होगा। फिर हम उससे पूछते हैं कि हाँ जी जनाब साहब फॉर एग्जाम्पल खाना पीना कैसा है, वो कहती मैं खाती पीती तो बहुत, डॉक्टर साहब मोटी नहीं हो रही, ठीक हो गया। फिर बंदा कहता है गुस्सा वगैरह आता है, जी डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है, मैं मेरे सामने जो है ना फॉर एग्जाम्पल जब कोई गलती करता है या कोई ऐसा साफ करता है, तो मेरा दिल करता है उसको पकड़ के अच्छी लगाऊं, उसको मैं वैसे ही मार दूं, ठीक होगा। कभी कभी तो मुझे ऐसे गुस्सा आता है, नींद आती नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नींद भी नहीं आती, ठीक होगा, बस अजीब सा गुस्सा डॉक्टर साहब रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा सीन है, ठीक होगा। उसके बाद बंदा पूछता है कि पसीना वगैरह, डॉक्टर साहब बहुत पसीना आता है, इतनी गर्मी लगती है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हालात बुरे हुए हुए हैं। तो ये कौन सा पेशेंट हुआ, हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हुआ, ठीक है। तो आप एज अ डॉक्टर आपने ये सारे काम करवाने उससे, तो कभी भी होगा तो ये सारी चीजें आपने उनसे करवानी है, ठीक है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आता है, आप जनाब मतलब कि उसे कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हो गया, आपने जनाब उसके ऊपर वो रखे एक तरह का पेज, किसी तरह का कोई ट्रेमर्स ना लगा, आपने हाथ मिलाया, स्किन उसकी ड्राई सी लगती है आपको, ठीक होगा, हाथ उसके मोटे मोटे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसके हाथों में कोई पानी सा भरा हो, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम उसकी पल्स चेक करते हैं हाथों से, पल्स उसकी कम है, ठीक होगा। ब्लड प्रेशर उसका चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर हाइपोथायराइडिज्म में भी ज्यादा होता है, ये लिख लीजिएगा, हाइपोथायराइडिज्म में भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। हम उसकी आंखें देख, उसका फेस देखते हैं, फेस उसको देखते हैं, तो फेस देख के हमें पता लगता है यार ये तो मोटा सा मुंह है, ठीक हो गया, जैसे फूला सा मुंह हो, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम उससे बात करते हैं, वो स्लोली स्लोली रिस्पॉन्स देती है। उसके बाद हम उससे पूछते हैं कोई चीजें रख के भूल तो नहीं जाती है, वो कहती है जी डॉक्टर साहब भूल जाती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद बंदा कहता है कि हाँ जी वजन कुछ भूख शूख लगती है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती लेकिन वो मोटी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रही, मुझे सिर्फ पता नहीं चल रहा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है, और उसके बाद जनाब वो कहती है मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है डॉक्टर साहब बहुत देर से। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब तक आपको हाइपर और हाइपो का कोई भी पेशेंट आए आपके पास, तो कम से कम इतना पता लग जाना चाहिए कि हाँ जी जनाब ये हाइपो वाला है, ये हाइपर वाला है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि आगे कौन से पॉइंट्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब आपके कुछ टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं मार्फोलॉजिकल टाइप्स। फंक्शनल स्टेटस को हमने देख लिया, अब हम देखने लगे मार्फोलॉजिकल टाइप्स, ठीक है। तो अब देखो, एक तरह का आपने नेक मास देखा उसका, ठीक है, आपने क्या देखा, एक तरह का नेक मास देखा। अब जैसे उसका नेक मास देखते हो, आप करवाते हो, आप कहते हो कि यार इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ, मार्फ इसको लिखना एक तरह की मार्फोलॉजी लिखनी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के ऊपर आपने लिखना है कि यहाँ पर आपने क्या करवाया, एक तरह का उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या आएगा, वो कहेगा कि थायराइड की एक गिल्टी है, या वो कहेगा थायराइड की दो तीन गिल्टी हैं, या वो कहेगा थायराइड पूरा ही फैला हुआ है, जैसा फॉर एग्जाम्पल क्या, ये जनाब इस तरह, इस तरह का थायराइड होता है तकरीबन, ठीक हो गया। इसके बाद अगर वो कहे कि हाँ जी जनाब ये सिर्फ एक गिल्टी, एक लोब के अंदर गिल्टी है, इसको आपने क्या कहना है, इसको आपने कहना है नोड्यूलर गोइटर, क्या कहना है, एक तरह का नोड्यूलर गोइटर, ठीक होगा।
ठीक होगा। जब ये थायराइड बनना शुरू हो जाएगा इस तरह, इसको आप कहोगे मल्टीनोड्यूलर गोइटर, एक तरह का मल्टीनोड्यूलर गोइटर। अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा इस तरह फैला हुआ है, इधर भी फैली है, इधर भी फैली है, इधर भी फैली, इधर भी फैली, सारा फैला हुआ है, तो इसको आपने कहना डिफ्यूज। इसको आपने क्या कहना, एक तरह का डिफ्यूज। ठीक होगा जी। नोड्यूलर गोइटर, मल्टीनोड्यूलर गोइटर, और आपने कहना एक तरह का डिफ्यूज गोइटर कहना है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हो गया, ठीक हो गया। आपने इनको देख लिया कि ये जनाब 3 टाइप्स मार्फोलॉजी की बेस पे हैं, ठीक है। अगर एक हो, मल्टीनोडुलर गोइटर अगर थायराइड के अंदर 2-3 से ज्यादा हो, ठीक हो गया। और डिफ्यूज गोइटर ये कि अगर थायराइड पूरे के अंदर ये एक तरह का फैला हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का डिफ्यूज गोइटर कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक पेशेंट आ गया जिसकी गर्दन के अंदर लंप है, या जिसके अंदर एक तरह का गोइटर उसको हुआ हुआ है, उसकी गर्दन के सामने मांस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करवाते हैं वो कौन सा करवाते हैं? अब हम आते हैं एक तरह का टेस्टों की तरफ। हमने ये देख लिया कि गोइटर क्या होता है, साइज का बढ़ना होता है। फिर हमने देखा कि हाँ जी जनाब, ये हाइपर भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। फिर हमने इन तीनों का एग्जामिन कर लिया, हम डॉक्टर्स थे, हमें पता चल गया कि यार ये तीनों हो सकते हैं, इन तीनों में से। अब हमने आना है कि इसका एक तरह की हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। हमें दूसरा भी पता चल गया, मार्फोलॉजी की बेस पे नोड्यूलर होता है, मल्टीनोड्यूलर होता है, डिफ्यूज होता है। अब हम आने लगे हैं कि हाँ जी जनाब, इन्वेस्टिगेशन की बेस पे, ऑन इन्वेस्टिगेशन बेस। देखें जी, इन्वेस्टिगेशन की बेस में सबसे पहले आप जो टेस्ट करवाते होते हो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा आपसे पूछता है ना कि आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है, तो आपने कहना थायराइड फंक्शन टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका गोइटर के अंदर होता है, ठीक है। आपने कहना बेस्ट जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका एक तरह का थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है। अब मेरी ये आप लोगों ने चीजें पढ़नी है, आप लोगों को ये रिपोर्ट्स देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, और इसके ऊपर आप लोगों ने सब ने बहुत फोकस रहना है। क्यों? क्योंकि इन रिपोर्ट्स के ऊपर आप सब का, अब इंशाल्लाह अगर आप लोग इन रिपोर्ट्स को एक्टिव फोकस देखोगे, तो गोइटर का कोई भी केस, किसी भी तरह का कोई केस होगा, तो आराम से आप गोइटर का केस सॉल्व कर सकोगे, ठीक हो गया। और आप रिपोर्ट देखकर ही बता दोगे कि हाँ जी जनाब इसको कौन सा गोइटर है, और जनाब इसकी कंडीशन कौन सी वाली है। इनके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। अभी हम देखते हैं हाँ जी जनाब इनके ऊपर कौन कौन सी बातें हैं। देखिए जी, आपके ना थोड़ा सा ना गौर करना है, ये आता है आपका ब्रेन, ठीक हो गया, एक तरह का। आपके हाइपोथैलेमस होता है ये वाला हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से आपका हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ पर आपका हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये आपका गर्दन के अंदर आपका एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का थायराइड ग्लैंड, कहते हैं एक तरह का थायराइड ग्लैंड, ठीक हो गया। ये टीएस जो होता है ये जनाब थायराइड की तरफ मैसेज लेकर आता है, और फिर T3 और T4 पैदा होता है। आप समझ आ गई ना T3 T4 पैदा कैसे होता है? सबसे पहले आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, जो ब्रेन होता है, मेरी बात को गौर कीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक की तरह मैं समझा रहा हूँ। आपका जो ब्रेन होता है उधर से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये मैसेज देता है आपके पिट्यूटरी को। ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, लिख लें एंटीरियर पिट्यूटरी। इस एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज मिलता है जिससे जनाब आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैसेज देता है थायराइड को, और इधर से T3 और T4 पैदा होता है, ठीक हो गया जी। अब मेरी बात को थोड़ा सा आपने कैसे गौर करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपरथायराइडिज्म का कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक हो गया। तो मुझे आपने बताना है कि हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर T3 T4 ज्यादा होता है या कम होता है? पहले ये बताएं, शाबाश। T3 T4 ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। हाइपरथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर T3 T4 ज्यादा होता है, ठीक है। एक बात तो आपको पता चल गई। देखें, इसको पैदा कौन कर रहा था? ब्रेन कर रहा था। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। T3 T4 ज्यादा हो जाएगा। जब T3 T4 ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये T3 T4 तो इधर से मैसेज देगा ब्रेन को, और कहेगा कि यार मैं बहुत ज्यादा हो गई, तुम्हारी मेहरबानी, तुम कम पैदा करो, ठीक होगा। जब ये कम पैदा होगा तो इसकी वजह से TSH भी कम होगा और TRH भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे की रिपोर्ट देखते हो जिसके लंप बना हुआ है गर्दन के ऊपर, गर्दन के ऊपर लंप नहीं भी बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल लंप नहीं भी बना हुआ, और आपने देखा कि यार उसके अंदर वैसे सिम्टम्स हैं हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म वाले। जस्ट इमेजिन करें, आपने देखा कि उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म वाले, तो आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने उसका TFT करवाना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना है।
जब आप उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाओगे और उसके अंदर T3 T4 बढ़ा हुआ है, T3 T4 बढ़ा हुआ है और उसके अंदर थायराइड रिलीजिंग थायरोट्रोपिक और TSH कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जनाब आपका एक तरह का हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट है। ठीक हो गया? तो आज से अगर कोई भी रिपोर्ट आप देखते हो, हम TRH को मेन फोकस नहीं करते होते, हम TSH को मेन फोकस करते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर भी TSH ही मेन होता है। ये तीन चीजें होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी की रिपोर्ट देखते हो, उस रिपोर्ट के अंदर T3 T4 बढ़ा हुआ है और TSH कम है, तो इसका मतलब क्या? उसको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है? शाबाश, ये बताइएगा जी। हाँ जी। अगर फॉर एग्जांपल उसको ये सीन है तो आप क्या कहोगे? उसको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है? जल्दी करें, जल्दी करें। उसको हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक हो गया? अब हम दूसरी तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी की रिपोर्ट देखते हैं, उसकी रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक तरह का क्या सीन है कि T3 T4, अब देखें फॉर एग्जांपल अगर T3 T4 कम पैदा होगा, ठीक हो गया, तो T3 T4 किधर से पैदा हो रहा था? TSH से। तो T3 T4 जो होगा वो TSH को मैसेज देगा कि नहीं देगा? वो कहेगा कि नहीं यार, तेरी मेहरबानी यार, थोड़ा बहुत पैदा करो, मेरी बात सुनी पड़ी है, जरूरत है मुझे, अब पैदा करो। ठीक होगा? तो TSH से क्या होगा? वो ज्यादा होगा, लेकिन T3 T4 कम हो गए। तो हम किसी बंदे की ऐसी की रिपोर्ट देखते हैं जिसके अंदर T3 T4 कम है और TSH ज्यादा है, तो ये कौन सा पेशेंट है? हाइपोथायराइडिज्म वाला या हाइपर वाला है? हाइपो वाला है। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को कम से कम रिपोर्ट देखना भी समझ आ गई होगी कि कोई ऐसा बंदा जिसको थायराइड का मसला है, उसकी कोई रिपोर्ट आपके पास आती है, तो मेरे ख्याल में आप लोग को पता चल गया होगा कि हम उसकी कैसे रिपोर्ट देख सकते हैं। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इस रिपोर्ट की समझ ना आई हो कि आप रिपोर्ट कैसे देख सकते हो, तो रिपोर्ट देखना भी आप लोगों को समझ। ओके, अब हम आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं आगे का कैसे। आगे देखना है आगे क्या होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है आपका प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। क्या होता है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म? होता है एक होता है फॉर एग्जांपल, एक कंडीशन, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आती है, ये एमसीक्यूज आता है, पिट्यूटरी फेलियर, ये एक पॉइंट है पिट्यूटरी फेलियर। ये पिट्यूटरी फेलियर का कौन सा पॉइंट है? देखें, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मेन आपका पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन पैदा होता था, वो बताइए। शाबाश शाबाश। पिट्यूटरी से आपका जो हार्मोन पैदा होता था वो कौन सा था? जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। आपका कौन सा था? आपका टीएसएच, टीएसएच था। उसके बाद आपने ये बताना है कि ये टीएसएच कहाँ जाता था? आपका थायराइड पर जाता था। जब ये थायराइड पर जाता था तो उसके बाद क्या होता था? आपका एक तरह का T3 और T4 पैदा होता था, T3 और T4 पैदा होता था। ठीक है? मैसेज ये देता था तो ही होता था कि खुद ही होना शुरू हो जाता था? मुझे ये बताएं, ये मैसेज देता था तो होता था कि खुद ही पैदा होना शुरू हो जाता था? मैसेज देता था ना। अब समझिए कि एक बंदा है जिसका पिट्यूटरी फेल हो चुका है, ये फेल हो गया है, टीएसएच पैदा होगा? टीएसएच पैदा होगा? एक ऐसा बंदा है जिसका पिट्यूटरी फेल नहीं होगा, जब ये पैदा नहीं होगा तो टीएसएच कम हुआ, T3 T4 कम नहीं होगा फिर? शाबाश, ये बताइएगा जी। T3 T4 कम नहीं होगा? T3 T4 भी कम होगा। अब देखें कि अगर हम कोई ऐसी रिपोर्ट देखते हैं जिसके अंदर TSH भी कम है, T3 T4 भी कम है, इसका मतलब है पिट्यूटरी फेलियर है। इसका मतलब क्या? आपका एक तरह का पिट्यूटरी फेलियर। इसका मतलब ये होगा कि एक तरह का पिट्यूटरी मुकम्मल तौर पर जो ऊपर से जो सेंटर है वो खराब हो चुका है। समझ आई कि नहीं आई? आपने ये थोड़ा सा गौर करना है। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हिसाब होता है। अब हम आते हैं एक और पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर हो गई, पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर हो गई, पिट्यूटरी को किसी को दिमाग का कैंसर होगा, ठीक है? जब पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर होगी, जब किसी जगह पर ट्यूमर होती है वहां से सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कम नहीं होती। ठीक होगा? तो जब यहाँ से सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो टीएसएच ज्यादा पैदा होंगे या कम पैदा होंगे? शाबाश, ये बताइएगा। टीएसएच ज्यादा पैदा होंगे या कम पैदा होंगे? तो टीएसएच ज्यादा पैदा होगा। जब टीएसएच अन्य वाह पैदा हो रहा है तो ये भी तो अन्य वाह पैदा होगा ना, T3 T4 भी तो ज्यादा ही पैदा होगा ना, तो ये कहाँ कम पैदा हो जाएगा? ठीक है? तो आपने कहना टीएसएच भी ज्यादा, T3 भी ज्यादा, T4 भी ज्यादा। ये किसका केस है? पिट्यूटरी एडिनोमा का, पिट्यूटरी कैंसर का, नॉट हाइपरथायराइडिज्म। अगर आप हाइपरथायराइडिज्म बोलोगे वो गलत है, पिट्यूटरी हाइपरथायराइडिज्म कह सकते हो, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म डायरेक्ट नहीं बोलना। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपका T4 ज्यादा होता है, TSH कम होता है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपकी T कम होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद पिट्यूटरी फेलियर के अंदर आपका सब कुछ कम होता है, TSH, T3 T4 सब कम।
हाँ जी, ये 4 फाइंडिंग्स, कोई बंदा रिपोर्ट्स के अंदर ये 4 फाइंडिंग्स आती है तो समझ आ जाएगी ना कि हाँ जी जनाब ये क्या हिसाब है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, कम से कम ये 4 फाइंडिंग्स अगर रिपोर्ट के अंदर आती हैं तो ये पता चल जाएगा ना कि क्या हिसाब क्या है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं, आगे का क्या हिसाब होता है। देखें, जब प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी, लास्ट टू रिपीट करें, देखें लास्ट टू रिपीट्स का ये है कि फॉर एग्जांपल जस्ट इस तरह समझें कि किसी बंदे को आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी है, ये जनाब आपका थायराइड है, पिट्यूटरी से आपका टीएसएच पैदा होगा तो टी3 टी4 पैदा होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये पैदा ही नहीं हो रहा तो क्या ये पैदा होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये फेल हो जाए तो ये पैदा ही नहीं होगा। जब ये नहीं पैदा हुआ तो ये कहाँ पैदा होगा? ये भी पैदा कम होंगे। ठीक हो गया। अगर तीनों काम में तो पिट्यूटरी का मसला है। किसका मसला? आपके पिट्यूटरी का मसला है। अगर फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर बन जाती है, कोई कैंसर हो जाता है पिट्यूटरी का, तो पिट्यूटरी जब कैंसर होगा तो कैंसर के अंदर सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, टीएसएच बहुत ज्यादा पैदा होगा। जब टीएसएच बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है तो ये मैसेज इधर से इधर जाना है। जब इधर से बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है तो यहाँ से भी मैसेज बहुत ज्यादा होगा, टी3 भी बहुत ज्यादा होगा, टी4 भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक होगा, टीएसएच भी बहुत ज्यादा, टी3 भी बहुत ज्यादा, टी4 भी बहुत ज्यादा। तो इसको आपने क्या कहना है, एक तरह का पिट्यूटरी का कैंसर हो सकता है। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन हो। अब हम आते हैं एक और कंडीशन की तरफ, उसको हम कहते होते हैं प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आ जाता होता है, ये फिजियो का क्वेश्चन है आपका मेन। उसके अंदर आप लोग चीजें डिस्कस करोगे, एक मेडिसिन का भी आता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी वाला मैं पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है। देखें जी, प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली ना, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है आपका नॉर्मली, ठीक हो गया, नॉर्मल ही आपका जो एक तरह का ये थायराइड जो होता है ना, आपका एक जो तरह का जो थायराइड होता है वो आपका टी3 टी4 की प्रोडक्शन खुद ब खुद ही पैदा करना शुरू कर देता है ज्यादा। प्रेगनेंसी के अंदर टी3 टी4 की प्रोडक्शन खुद ब खुद ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। और टीएसएच की प्रोडक्शन नॉर्मल ही रहती है, टीएसएच की प्रोडक्शन नॉर्मल रहती है। ठीक हो गया, नॉर्मल रहती है। आपने कहना है कि टीएसएच की जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल होती है, वो ना ज्यादा होती है ना कम होती है। लेकिन टी3 और टी4 की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वो कंडीशन किस में होती है? आपने कहना प्रेगनेंसी में होती है। अब टी3 टी4 की प्रोडक्शन क्यों बढ़ती है भाई? प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड बच्चे को भी तो चाहिए ना, इस वजह से टी3 टी4 की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इस वजह से अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि थायराइड की प्रोडक्शन क्यों बढ़ती, तो आपने कहना बच्चे का थायराइड बनाना, थायराइड आपका ब्रेन बनाता है, थायराइड आपको ब्रेन को मैच्योर करता है, आपको एक्टिव करता है, आपको चालाक बनाता है। ठीक होगा, थायराइड जो होता है आपके ब्रेन को मेन एक्टिव करता होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप जो मदर है उसके अंदर टी3 टी4 कम होगा तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो डालसा ही होगा, वो कैसे एक्टिव हो सकता है? वो डालसा होगा। तो इसके लिए आपने कहना है कि बच्चे को एक्टिव करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए तो ये चीजें जरूरी होती है। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये देख लिया कि एक तरह का थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लिया, हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरह का इसका कभी कभी हम एक्सरे भी करते होते हैं। क्या? कौन सा? देख हैं आपका फॉर एग्जांपल जो टी3 टी4 जो होता है वो बच्चे की प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, बच्चे के दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता होता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिस मदर है उसके अंदर टी3 टी4 ही कम होगा तो उसका जो बच्चा होगा वो डल पैदा होगा। ठीक होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक तरह का जो बच्चा होगा उसके अंदर वो उतना एक्टिव नहीं होगा जितना का नॉर्मल बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो उसके अंदर हम ये सीन देखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे देख लें जी। फॉर एग्जांपल कि एक तरह का पहले हमारे पास केस था, अभी तक आपके सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं ना जो जो मैंने पढ़ाए? कोई ऐसा बच्चा जिसके पॉइंट्स रहते हो, जो जो जिस जिस रिदम से मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें कवर हो रही है ना आप लोगों की? सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हाँ जी जनाब हमारे पास एक लैंप वाला बंदा आया, ये टॉपिक बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस है, इंशाल्लाह आपके सारे पॉइंट्स कवर होंगे, टेंशन नहीं लेनी। और कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह इधर बाहर से नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसके अंदर से ही होंगे। हम सारी चीजें इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे हैं इसके साथ साथ। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है कोई बंदा आया हमारे पास, उसके लैंप है, सबसे पहले हम पानी का कहेंगे, हाँ जी जनाब स्वॉलो करने के ऊपर मूव किया और उसके बाद जनाब वैसे मूव नहीं कर रहा टंग प्रोट्रूजन पे, तो हमने कहा कि ये है गोइटर। उसके बाद हमने कहा कि यार ये हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। हाइपर के अंदर टी3 टी4 ज्यादा होंगे, यू के अंदर नॉर्मल होंगे, उसके बाद हाइपो के अंदर टी3 टी4 कम होंगे। हमने उसकी बेस पर देखा कि अगर हाइपर का होगा तो उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स होंगी, हाइपो का होगा तो वो वाला कौन सा होगा। उसके हमने सारे फीचर्स जो है एक एक पॉइंट, सीएनएस, सीवीएस, रिस्पायरेटरी और जनरल फिजिकल फीचर्स, फेस के ऊपर क्या होगा, आईज के ऊपर क्या होगा, लेग्स के ऊपर क्या होगा, उसके बाद जनाब रिफ्लेक्सिस कैसे होंगे, ये एक एक
एक चीज हम टोटल डिस्कस कर ली कि हाँ जी जनाब इस तरह होता है। उसके बाद हमने देखा कि हाँ जी जनाब एक तरह का उसके बाद जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो जनाब, न्यूरो कॉग्निटिविटी ये उर्दू में वही है, इंग्लिश में भी वही है और उर्दू में वही है, एक ही चीज के दो मतलब है, ठीक है। आप इंग्लिश में वो कह सकते हैं यार मेरी बात सुने, अगर फॉर एग्जांपल किसी बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है आपके ब्रेन की डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं होती, कॉग्निटिव बिहेवियर नहीं होते, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आप जो होते हैं, बच्चा जो होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने इन चीजों को आपने देखना होता है, जो जिस बच्चे को T3 T4 कम मिलता है। उसके बाद हमने देखा हम इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। हमने भी देखा कि इसकी तीन टाइप्स होती है, एक होता है मतलब कि एक तो आप लोगों का जो होता है वो जनाब हमने कहा था मल्टी नोड्यूलर गोइटर, एक होता है डिफ्यूज गोइटर, एक होता है नोड्यूलर गोइटर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि हाँ जी जनाब इस बेस पे हम दो टाइप्स लेते हैं, एक होता है टॉक्सिक, एक होता है नॉन टॉक्सिक। एक क्या होता है आपका टॉक्सिक और एक होता है नॉन टॉक्सिक, ठीक है। ये अभी हमने टाइप्स रखी थी। फिर हमने कहा कि हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, फिर हमने कहा अल्ट्रासाउंड करते हैं, दो टेस्ट हमने कर ली। नंबर थर्ड हम जो टेस्ट करते हैं वो एक्सरे करते होते हैं, लिख लें। नंबर थर्ड जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है आपका, एक्सरे होता है। नंबर फोर जो आप टेस्ट करते होते हो, ठीक हो गया। अगर पूछा जाए कि गोइटर की मॉर्फोलॉजी कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के, मॉर्फोलॉजी कंफर्म, मॉर्फोलॉजी कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो आपने कहना अल्ट्रासाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, नड्यूलर है, मल्टी नड्यूलर है, और उसके बाद क्या आपका एक तरह का डिफ्यूज है। इनके लिए हमें ऐसे तो नहीं ना पता चल जाएगा, हमें हमें T3 T4 की बेस पर पता चल सकता है कि ये नोडुलर है, मल्टी नोडुलर, ये डिफ्यूज है, वो तो हमें देख के पता चलेगा ना अंदर के क्या सीन क्या चल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब एक तरह का हम नंबर थर्ड पर, नंबर फोर पर हम क्या करेंगे, एक तरह का लास्ट जो हम एक चीज देखेंगे वो होता है जनाब आपका थायराइड स्कैन, ठीक हो गया। टेस्ट नेम, इस टेस्ट का नाम होता है जनाब आपका एक तरह का अल्ट्रासाउंड टेस्ट। सिंपल सी बात है, अल्ट्रासाउंड करता होता है, इसको हमने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाना होता है इसका, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, थायराइड स्कैन के अंदर हम क्या करते होते हैं, थायराइड स्कैन के अंदर हम ये देखते होते हैं कि हाँ जी जनाब हम रेडियो लेबल आयोडीन देते हैं। हम क्या देते हैं, रेडियो लेबल लेबल आयोडीन, रेडियो लेबल आयोडीन हमने देनी होती है, ठीक है। ये हम आयोडीन देते होते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें देखना क्या होता है, अगर तो फॉर एग्जांपल रेडियो लेबल्ड आयोडीन जो होती है ना, ये बेसिकली आपका जो थायराइड होता है ना ये लेता होता है। हम जैसे ही आयोडीन देते हैं एक तरह का डाई पेशेंट को, तो ये आपका जो थायराइड है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका थायराइड है, ठीक होगा। जो आपका थायराइड होता है इसने लेना होता है, ठीक होगा। अगर तो फॉर एग्जांपल बिल्कुल थोड़ी या बिल्कुल ले ही ना आयोडीन, ठीक हो गया। अगर तो बिल्कुल थोड़ी या तो बिल्कुल थोड़ी या बिल्कुल ही ना ले या बिल्कुल ना ले, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम इसको कहते होते हैं ये कोल्ड नड्यूल्स है। कौन सी नड्यूल्स है आपकी, कोल्ड नड्यूल्स है। कोल्ड नड्यूल वो नड्यूल होती है जिसमें जनाब आपका थायराइड जो होता है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को लेता ही नहीं है, रेडियो लेबल्ड आयोडीन को लेता ही नहीं है। मतलब कि आपने आयोडीन दी पेशेंट को, ठीक हो गया, और थायराइड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया आयोडीन, ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं कोल्ड नड्यूल। लेकिन कोल्ड नड्यूल जो होती है सबसे गंदी होती है, क्यों, क्योंकि ये चांस होते हैं कि ये जनाब आपका कैंसर ना हो, ठीक हो गया। लेकिन कैंसर को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम एक तरह का एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसका दूसरा नाम होता है FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। और दूसरा होता है ट्रू कट बायोप्सी। क्या कहते हैं, एक तरह का ट्रू कट बायोप्सी। इसके अंदर हम ये करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखना है कि भाई कैंसर तो नहीं बन गया, समझ आ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को हम फिर दोबारा एक बार करेंगे और उसके अंदर आपके सारी चीजें बात कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास पेशेंट आता है, पहले क्या करना, दूसरा काम क्या करना, फिर तीसरा काम क्या करना, सारी चीजें आपकी इंशाल्लाह मैं साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा बंदा आया जिसको आपने थायराइड स्कैन दिया, ठीक होगा, उसके अंदर रेडियो लेबल्ड आयोडीन दी और उसके थायराइड ने कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं की, ठीक हो गया। उसने कोई चीज, उसको आपने कहना कोल्ड नड्यूल है। और ये कोल्ड नड्यूल जो होती है ये गंदी नड्यूल्स होती है, क्यों, क्योंकि ये कैंसर काज कर सकती है। तो अब हमने देखना है कि ये कैंसर हो गया है या नहीं हुआ, ये हुआ क्या, ये क्या हिसाब है कि नॉर्मल सेल है, ठीक होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करते हैं, फिर हम ट्रू कट बायोप्सी करते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें ये कैंसर है या नहीं, सही, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, ये नंबर टू था। नंबर टू हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जनाब इस तरह का, ठीक हो गया। अगर तो ये जनाब आपका नॉर्मल मिकदार में ले लेती है, थायराइड आयोडीन ले लेती है, अगर आपका
आयोडीन जो है वो जनाब नॉर्मल मिकदार में ले लेती जितनी की लेनी चाहिए थी, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते होते हैं अयूथायराइड, क्या कहते हैं, एक तरह का अयूथायराइड, ठीक होगा। इसको हम कहते हैं चलो ठीक है भाई, नॉर्मल काम है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक होगा, नॉर्मल काम, इट्स ओके, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये जनाब आपकी थायराइड थी, ठीक होगा, ये थायराइड थी, और ये जनाब अगर ये बहुत ज्यादा ले लेती है दूसरों की निस्बत में, ठीक हो गया, तो आपने कहना ये टॉक्सिक नड्यूल्स है। ये कौन सी आपकी टॉक्सिक नड्यूल्स है? ये आपकी एक तरह की हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, हाइपरथायराइडिज्म। आपने कहना ये T3 T4 को बहुत ज्यादा पैदा कर रही है, अगर ये ज्यादा ले ले, ठीक होगा। इसको हमने कहना जो ले ही ना T3 T4 वो क्या है, वो कैंसर काज कर सकता है। जो नॉर्मल मिकदार में ले वो गुड है, अच्छी बात है यार। जो ले बहुत ज्यादा उसको हम कहते हैं हॉट नड्यूल्स, उसको हम कहते होते हैं ये टॉक्सिक नड्यूल्स है। ये कौन सी नड्यूल्स है आपकी, एक तरह की टॉक्सिक नड्यूल्स है। हमने ये क्यों किया है, ये हमने जो अभी थायराइड स्कैन किया हमने क्यों किया, हमने भाई इस वजह से किया कहीं कैंसर तो नहीं होगा थायराइड का, ठीक हो गया, कहीं जनाब एक तरह का नॉर्मल है या क्या। और मेरे एक मेरी बात सुनिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की फैमिली में या किसी के जानने वाले हर डॉक्टर ने तकरीबन तकरीबन 90% डॉक्टर्स ने ये टेस्ट लाजमी करवाया होगा, थायराइड स्कैन वाला, ठीक हो गया, लाजमी लाजमी ये करवाया होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सा हिसाब है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि हमने सारा कुछ देख लिया। हमने जनाब पेशेंट को देखा कैसे नजर आता है, हमने उसको फिजिकल एग्जामिन करना कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद उसके फीचर्स भी मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर मैंने ये भी बता दिया कि हाँ जी जनाब उसके टेस्ट कौन से करवाते हैं। फिर अब हमने देख लिया कि हाँ जी जनाब नॉर्मल टेस्ट कौन से होते हैं। फिर मैंने ये बता दिया कैंसर या दूसरे के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। अब हमने आता है ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक होगा, हम ट्रीटमेंट की तरफ आने लगे। इफ हाइपोथायराइडिज्म, फॉर एग्जाम्पल क्या बात है, हमने देखा एक पेशेंट है, इफ हाइपोथायराइडिज्म, इफ हाइपोथायरॉइडिज्म, हमने देखा कि यार एक पेशेंट है, उसकी गर्दन के अंदर लंप बना हुआ है, ठीक हो गया। हम जनाब उसका थायराइड चेक करते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है इस तरह T3 T4 लो है, TSH ज्यादा है। हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है, हमें पता चल जाएगा कि ये एक तरह का पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का है, ठीक है, हमें पता चल गया ना। और हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट टॉक्सिक गोइटर का होता है या नॉन टॉक्सिक गोइटर का होता है, मुझे ये बताइएगा। मैंने स्टार्टिंग के ऊपर पेज के लिखवाया था जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था। हाइपोथायराइडिज्म और यूथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है या टॉक्सिक होता है, ये बताइए, शाबाश, नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सी बात है, ठीक हो गया, हम ये करेंगे कि हम उसका हमें एक तरह की उसकी गर्दन का जो टेस्ट वो सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हाँ जी, सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पहले तो ये बताएं, सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, हमें सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। पहली बात, हम क्या करेंगे, हम उसको हार्मोन्स देंगे, क्या, हम उसको थायरोक्सिन देंगे, क्या देंगे, एक तरह का थायरोक्सिन देंगे, ठीक हो गया। थायरोक्सिन आपकी होती है 1.6 माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। आपका कितना केजी वेट होता है उसको 1.6 माइक्रोग्राम से आप मल्टीप्लाई करते हो, और उसके बाद आप उस डोज के साथ आपने क्या देना होता है, एक तरह का, आपने क्या करना होता है, एक तरह का मतलब कि ये सिर्फ ये इसका ट्रीटमेंट है थायरोक्सिन। वो बंदे वो बंदे थायरोक्सिन लीवोथायरोक्सिन की फॉर्म में भी आती है, मुख्तलिफ फॉर्म होती है, ठीक हो गया। और आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल पता है क्या होता है, डॉक्टर पता है कहता है, डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर कहता है यार इसका तो थायराइड ना कम है, वो कहता है आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि हाँ जी जनाब आप बैठ जाओ, ठीक है। और डोज जो होती है वो 1.6 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, 1.6 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार ये आप खाते रहो, ठीक होगा। और उसके बाद डॉक्टर कहता है कि आप तकरीबन ना हर 2 महीने बाद ना, तकरीबन तकरीबन 1.5 महीने बाद आपने 1.5 मंथ, या फिर इसको दूसरी भाषा में लिख लो, आपके एक तरह के मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक तरह के 6 वीक आपने 1.5 महीने बाद आके टेस्ट करवाते रहना, आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते रहना, कोई मसला नहीं, आप ये दवाई मेडिसिन कंटिन्यू रखो, ठीक होगा। एक ये केस होता है हाइपोथायराइडिज्म वाला। लेकिन दूसरा ये होता है, अगर कोई कहता है कि डॉक्टर साहब यार देखो मुझे ना ये गर्दन के ऊपर जो लंप बना हुआ ना वो मुझे लगता है ये मेरी ना खूबसूरती के अंदर ना एक बड़ी बड़ी परेशानी है, और मैं चाहता हूँ कि ये खत्म हो जाए ताकि मुझे ना जो खूबसूरती का मसला है ना वो ना हो, ठीक हो गया, कॉस्मेटिक रीजन, हम रिमूव करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ जी, हम मूव करेंगे, ठीक होगा। डॉक्टर हमेशा वो करता है जो पेशेंट कहता है,
डॉक्टर एज अ डॉक्टर के एथिक्स के तौर पर आप कभी भी कोई भी काम वो नहीं कर सकते जो पेशेंट ना चाहता हो। अगर आपका पेशेंट ऑपरेट करवाना नहीं ना चाहता और आपके सामने मर रहा है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, इवन ताकि आपको पता है कि आपका पेशेंट गलत है। ठीक हो गया, तो डॉक्टर कभी भी पेशेंट के कंसेंट के बगैर उसको हाथ नहीं लगा सकता। ये डॉक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर ये लाजमी बात लिखी जाती है कि कोई भी काम करने से पहले हमेशा जो होता है वो पेशेंट का कंसेंट लेना लाजमी जरूरी है। ठीक है, तब देखें। दूसरी बात, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी है और नड्यूल्स निकली, कोल्ड कोल्ड नड्यूल्स निकली, ठीक हो गया, तो फिर हम उसको कट करेंगे कि नहीं कट करेंगे? और भाई कट करेंगे वरना कैंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, हम कट कर देंगे। नंबर 2। नंबर 3, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डॉक्टर साहब लंप बना हुआ है, ये लंप के साथ मुझे खाने में भी मसला होता है, मुझे सांस लेने में भी मसला होता है, तो फिर तो हम रिमूव करेंगे ना प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स दोनों में होते थे कि एक में होते थे? हाँ जी, जो प्रेशर सिम्टम्स होते थे वो दोनों में होते थे या एक में होते थे? दोनों में मैंने बताया था, ठीक होगा। तो प्रेशर सिम्टम्स आपके दोनों में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे क्या होता है देखिए, आगे आ जाता है नंबर 2। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, हमने अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसको क्या निकला? डिफ्यूज गोइटर या मल्टी नोडुलर गोइटर। डिफ्यूज गोइटर या मल्टी नोडुलर गोइटर था। ठीक हो गया, हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल ये मतलब कि आगे हम आते हैं डिफ्यूज गोइटर। हमने पढ़ा था ना उसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है डिफ्यूज गोइटर, एक होता है मल्टी नोडुलर गोइटर, और एक होता है जनाब आपका एक तरह का नोडुलर गोइटर। नोडुलर गोइटर। अब मेरी बात को थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद मेरा आंसर देना। ठीक है, देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपका थायराइड, ठीक हो गया, ये एक लोब में इस तरह इन्वॉल्व है। तो अगर हमारे पास इस तरह का पेशेंट आता है ना, उसका जनाब सिर्फ और सिर्फ नोड्यूलर लोब इन्वॉल्व है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये कट करेंगे और बाकी रहने देंगे, ये कट कर देंगे। इसको हम कहते हैं लोबेक्टोमी। नोड्यूलर क्वार्टर के अंदर ट्रीटमेंट यानी कि जो आपका चॉइस होती है वो कौन सी होती है आपकी? एक तरह की लोबेक्टोमी। आपने कहना लोबेक्टोमी हम करते होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको डिफ्यूज गोइटर है या मल्टीनोड्यूलर गोइटर है, फिर हम क्या करेंगे? हम ये सारा कट कर देंगे, सिर्फ 4 to 5 ग्राम छोड़ देंगे। ये सारा कट कर देंगे, सिर्फ 4 to 5 ग्राम छोड़ेंगे। ठीक है, आपने कहना है सब टोटल थायराइडेक्टोमी। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन सा होता है आपका? सब टोटल थायराइडेक्टोमी। जस्ट लीव 4 to 5 ग्राम। हम सिर्फ इतना छोड़ते, बाकी सारा रगड़ देते हैं। ठीक हो गया जी। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको हाइपोथायराइडिज्म के अंदर समझ ना आई हो कि एक बंदा है उसको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक हो गया, उसके अंदर क्या होता है? अगर तो फॉर एग्जांपल उसका फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, T3 T4 नॉर्मल आ रहा है, मतलब कि T3 T4 कम है, और उसके बाद हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप लगाया, ठीक होगा, वो भी नॉर्मल था, पहले देखें पहले नॉर्मल था, ठीक होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम इस तरह करेंगे, उसको थायरोक्सिन देंगे, हम क्या देंगे? एक तरह का थायरोक्सिन देंगे। लेकिन हम अगर देखा कि फॉर एग्जांपल हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो जनाब उसका कम है, लो है, उसमें देखा कोल्ड नोड्यूल्स है, हम सर्जरी करेंगे, नंबर 1। अगर आपको कहता है प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम, मुझे खाने में प्रॉब्लम होता है, तो प्रेशर सिम्टम्स है, फिर भी सर्जरी। अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी जो खूबसूरती उसमें कमी हो रही है, तो फिर भी सर्जरी। उसके बाद आप देखते हो कि वो जो लोब है, जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो तो 3 तरह के हैं, नोड्यूलर लोब, उसके बाद मल्टी नोड्यूलर, उसके बाद डिफ्यूज। नोड्यूलर होगा तो लोबेक्टोमी, मल्टी नोड्यूलर डिफ्यूज होगा तो पूरी की पूरी सब टोटल थायराइडेक्टोमी करनी, सिर्फ 4 to 5 ग्राम छोड़नी है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जनाब आपका टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर के ऊपर, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर का, फिर इसके बाद आप लोग फ्री हो, ठीक हो गया। टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर क्या होता है? देखें जी, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर वो होता है कि जिसके अंदर जनाब अब आपका एक तरह का मतलब कि वो गोइटर जिसके अंदर आपका एक तरह का T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, समझ आ रही है? T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब आपने ये कहना है कि T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा हो तो इसको हम कहते होते हैं, डिफ्यूज में सिर्फ 3 से 4 ग्राम छोड़ना होता है। T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा, उसको हम कहते हैं टोटल मतलब कि टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, ये टॉक्सिक है। देखें, जितना T3 T4 ज्यादा पैदा होगा ना, उतना आपके हार्ट की जो बीट होगी वो ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम प्रोपेनालोल देंगे, प्रोपेनालोल। प्रोपेनालोल क्या काम करती है? ये आपकी हार्ट बीट को कम करती है, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती है, ठीक हो गया। ये बीटा ब्लॉकर है, ये आपकी बीटा ब्लॉकर है, ठीक हो गया। ये आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या काम करना होता है?
इसके बाद आपने क्या काम करना है, नंबर 2 आपने ये काम करना है, आपने कार्बिमाजोल देनी है। कितनी करनी है? कार्बिमाजोल जो आप देती हो वो तकरीबन 20 to 40 माइक्रोग्राम होती है, मिलीग्राम पर डे होती है, 20 to 40 मिलीग्राम पर डे होती है। ठीक हो गया, ये इतनी आप कार्बिमाजोल देते होते हो। ठीक हो गया, उसके बाद एक ये थेरापी होती है, इस थेरापी को आप कहते हो टाइट्रेशन थेरापी, इसका नाम होता है टाइट्रेशन थेरापी, जिसमें आप कार्बिमाजोल देते हो। एक थेरापी और होती है जिसको आप कहते हैं कि हाँ जी जनाब, ब्लॉक एंड रिप्लेस थेरापी। इसका मतलब क्या, ब्लॉक एंड रिप्लेस थेरापी, इसका मतलब क्या, ब्लॉक एंड रिप्लेस थेरापी के अंदर हम ये देखते होते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एक तरह का कार्बिमाजोल देते हैं, कार्बिमाजोल देते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर, प्लस हम क्या देते हैं, थायरोक्सिन देते हैं, थायरोक्सिन देते हैं। मतलब पता क्या बात करने का, हम ऐसी मेडिसिन भी देते हैं जो कि थायराइड को कम करती हैं, हम ऐसी मेडिसिन भी देते हैं जो कि थायराइड को ज्यादा करती हैं, T3 T4 को ज्यादा करती हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। इसको हम कहते हैं ब्लॉक एंड रिप्लेस थेरापी, यानी कि ब्लॉक करने वाली मेडिसिन कौन सी है, कार्बिमाजोल, रिप्लेस थेरापी कौन सी है, थायरोक्सिन। समझे कि नहीं समझे, तो हम ये देते होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल आगे क्या साब होता है, इसको हम कहते होते हैं कि ये वाला। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और बात, अगर फॉर एग्जाम्पल 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेन आप अपने माइंड में रखनी होती है। ठीक हो गया, अगर तो एक तरह का ब्लॉक, अच्छा ये पता चल गया ना टॉक्सिक नोडुलर गोइटर के अंदर क्या देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसका जनाब मास बना हुआ है और उसके बाद उसका T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, वाह, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोपेनालोल देंगे, प्रोपेनालोल के बाद हम उसको कार्बिमाजोल देंगे, फिर हम जनाब ब्लॉक एंड रिप्लेस थेरापी पर छोड़ देंगे। ठीक हो गया, अब हम आते हैं आगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ना हम कुछ इन बंदों का एज के ऊपर भी ब्लॉक एंड रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जो कार्बिमाजोल जो होती है ये जनाब आपके T3 T4 को ब्लॉक करती है, थायरोक्सिन जो होती है वो रिप्लेस करती है, वो उसको रिप्लेस कर देती है, T3 T4 को वो एक तरह का दे रही है। ठीक होगा, इसको हम कहते हैं ब्लॉक एंड रिप्लेस। आगे आता है आपकी एज की बेस के ऊपर, किसके ऊपर होता है, आपकी एज की बेस के ऊपर, ये एक आपका बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज की बेस के ऊपर। एज की बेस के ऊपर पता क्या होता है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा बंदा आपके पास आया जिसको एक तरह का गोइटर है, जिसको एक तरह का गोइटर है, ठीक हो गया, उसके बाद उसका टॉक्सिक गोइटर है, उसका डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर है, उसका T3 T4 ज्यादा पैदा हो रहा है, ठीक हो गया, उसकी एज जो वो 45 से ज्यादा है, उसकी एज मोर है 45 से ज्यादा है, ठीक हो गया, और एक ऐसा बंदा है जिसका T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है और उसकी एज 44 से 45 से कम है, वो बंदा जिसकी एज 45 से कम हो और उसके अंदर एक तरह का T3 T4 बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर हो, तो उसका हमने करनी होती है सर्जरी। क्या करनी है, एक तरह की सर्जरी करनी, जो मैंने पहले बताई थी आप लोगों को, डिफ्यूज टॉक्सिक सब टोटल थायराइडेक्टोमी, सब टोटल थायराइडेक्टोमी। ठीक होगा, ये आपने करनी होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा बंदा जिसकी एज 45 साल से ज्यादा हो चुकी है, वो पहले ही कब्र के पास जाने लगा है, ठीक होगा, आपने लगाना रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप, क्या आपने ये देना, RAI, रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप आपने ये देना होता है। ठीक हो गया, रेडियो एक्टिव आयोडीन देना है। ये डिफ्यूज गोइटर के अंदर भी ये ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया, ये जनाब आपका मल्टीन्यूडुलर गोइटर के अंदर भी यही ट्रीटमेंट है, और ये आपका नड्यूलर गोइटर के अंदर भी यही ट्रीटमेंट है। बात करने का मकसद पता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल सॉरी नड्यूलर गोइटर के अंदर तो चेंज हो जाएगा ना, कैसे, नड्यूलर गोइटर के अंदर हम सब टोटल नहीं करेंगे बल्कि लोबेक्टोमी करेंगे, ठीक होगा, लोबेक्टोमी करेंगे, ठीक होगा। नंबर 1 ये, अगर 45 से एज ज्यादा है तो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन आइसोटोप लगाएंगे, ठीक होगा, फिर हम कट नहीं करेंगे, फिर हम सर्जरी नहीं करेंगे। तो ये जनाब आपका पूरे का पूरा था, जिसका नाम क्या था, एक तरह का मतलब के आपका गोइटर। गोइटर के अंदर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, शाबाश, एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको जनाब थायराइड का इश्यू या गोइटर वगैरह है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मुझे आप लोगों ने करवाना है, मुझे नहीं आ रहा, 45 से अगर एज कम हो तो उसको ऑपरेशन करना है, उसका ऑपरेशन करना है, उसका कोई और हल नहीं है। हाँ जी, अब मेरे ख्याल में किसी के घर में या किसी के आसे पासे या जो भी साहब हो, ठीक है, अगर कोई गोइटर का पेशेंट हो तो थोड़ा बहुत देख सकता है वो, ठीक है। तो अब देखें फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मुझे अब आप लोगों ने बताते जाना है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है जनाब, ठीक है, वो जनाब गर्दन को जो है एक तरह का मतलब कि जब वो पानी पिए उसकी गर्दन के ऊपर के एक तरह का लंप बना हुआ है, ठीक हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको गोइटर है, जल्दी करते हैं, बस 1 मिनट में रिपीट करें फिर, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको गोइटर है, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें।
पानी पिला के और उसके बाद उसकी टंग की प्रोट्रूजन करवा के, ठीक होगा। इससे हमें पता चल सकता है कि उसको गोइटर है कि नहीं है, ठीक होगा। मूव करेगा तो चलो ठीक है। नंबर 2, अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, उसके साथ आपको पता चलेगा कि इसको गोइटर है, फिर हमने हमने कितनी टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करते होते हैं, एक तरह का हम इसको कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड करते होते हैं? 3। और वो कौन सी? हाइपर, हाइपो और यू, ठीक होगा। उसके बाद हम कहाँ लेकर जाते हैं? हम लेकर जाते हैं, हाँ जी जनाब, उसको एक तरह का नड्यूलर, सॉरी, उसके बाद हम लेकर जाते हैं जनाब आपका हाइपर और हाइपो को डिवाइड कर देते हैं। हाइपो की टाइप्स हम अलग देख लेते हैं, हाइपर की हम टाइप्स अलग देख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक तरह का उसका हमने करवाया टीएफटी, करवाया टीएफटी से हमें पता चलेगा, फिर हम करवाते हैं उसका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है यार इसका एक तरह का मतलब कि तीन नड्यूल्स हैं, या मल्टी नड्यूलर है, यूनि नड्यूलर है, या फिर एक तरह का डिफ्यूज है, उससे हमें पता चल गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते होते हैं कि हाँ जी जनाब इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा दिया। जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगाते हैं तो उसके बाद हमें पता चल गया कि हाँ जी जनाब इसका काम क्या होता है, एक तरह का मतलब कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे हमें लगा कि कोल्ड नड्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे, एक तरह की सर्जरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो एक तरह का कैंसर ना हो जाए। उसके बाद अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे हमें लगता है कि यार ये नॉर्मल ले रहा है, तो फिर ये वार्म नड्यूल है, अगर ये बहुत ज्यादा ले रहा तो हॉट नड्यूल्स है, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एसआर गोइटर जो कि T3 T4 की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करवा रहा है और साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो, उसको हम टॉक्सिक नड्यूलर गोइटर कहेंगे अगर एक है तो। और अगर 3 है या 3 से ज्यादा तो हम टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर कहेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल पूरे थायराइड में फैला होगा तो डिफ्यूज कहेंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सबका क्या होता है, एक तरह का सर्जरी होती है अगर 45 से कम में एज, और अगर 45 से ज्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक तरह का रेडियो एक्टिव आइसोटोप देंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि आपकी फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो सकती है, नंबर 1, ठीक है, लिख लीजिए। पल्मोनरी इंसुफिशियंसी हो सकती है, जहां पर आपने एक तरह का थायराइड काटा है, उसकी वजह से थायराइड मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोकाल्सीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, अब्सेस हो सकता है। उसके बाद थर्ड सर्जरी का एक मार्क बन सकता है जिसको हम कीलॉइड्स कहते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो जनाब आपका क्या था, एक तरह का थायराइड था। ओके जी, बाकी जो मैंने आप लोगों को जिन फीमेल का या जिन मेल का थायराइड काटते हैं उनको पूरी जिंदगी मेडिसिन खानी पड़ती है थायरोक्सिन की, ठीक है, पूरी जिंदगी उनको थायरोक्सिन खाना पड़ता है। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन उनको लाइफ लॉन्ग